बुली करा किसी ने? हाँ बहुत गालियाँ, ये वो दुनिया भर की चीजें कर, मार पीट के भगा दिया, गाली दे दी, ऐसे होती थी तो बड़ा बुरा लगता था। आपका दादा का आय का सबका बदला लेकर आपकी रिलेशनशिप कैसी थी पापा से? आपने कहीं बोला कि वो झूठ बोलते थे बहुत। हाँ, क्या? जब बच्चन साहब मिनिस्टर थे तो दिल्ली जाते थे। मैंने कहा क्या हुआ, कैसा रहा? बोले हाँ गया था दिल्ली, बच्चन से मिल गया है। तो उनकी आदत बुरी लगती थी? हर चीज में फेल हो जाते थे वो, तो उसको देख के मुझे बड़ा वो होता था यार, मैं जो करूँगा मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ। मेरे फादर हर जगह फेल हो जाते हैं। क्यों चेंज आया ऐसा कि मैं सिर्फ इंटेलिजेंट चीजें देखूं? क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ़ था। हर बेवकूफ़ चाहता है कि वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो। मैं भी चाहता हूँ। कभी बहके हो लाइफ में किसी चीज पे? मैं तो हर बार बहक जाता हूँ। आप रोकते हो उसको सच बोलने से? नहीं, मुझे तो मज़ा आता है क्योंकि मैं भी तो चाहता था ऐसे सच बोलना, बट यहाँ आके झूठ बोलने लगा मैं। हाँ, तो कौन सी चीज़ों पर पर्दा रखते हो? मुझे ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सच बोल रहा है। सरेआम झूठ बोले जाता है। अपनी ओरिजिन स्टोरी लोग झूठ बोलते हैं? करते हैं, सब करते हैं। आपने कहीं पे ये भी बोला है कि मुझे जहाँ मजा आने लग जाता है वहाँ से हट चले जाता हूँ मैं। कंफर्ट जोन जहाँ होने लगे तो वहाँ से बहुत जल्दी गायब हो जाना चाहिए, नहीं तो वो सड़ांध आने लगती है। तालाब भी जो है ना, एक जगह पे अगर रुक जाए ना, नदी का फ्रेश पानी इसलिए होता है ना, वो चलता रहता है। और रोते हो? हाँ, पता अकेला रो लेता हूँ। What was the lowest point in your life? 2012 से पहले था। बहुत बार ऐसा हुआ कि चीज़ें मिल गई फिर हाथ से निकल गई। कुछ फिल्में मिली, छूट गई। एक दो फिल्मों का बात हो रही थी, वो चली गई फिल्में, किसी और को ले लिया। तो ऐसा लगा कि शायद हमारे बस का नहीं है ये चीज़। दूर से जाते थे यार, कुछ होगा नहीं। इसी टाइम पे था जब आपको सुसाइडल थॉट आया था? और आज के हमारे गेस्ट हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय एसुस एक्सपर्ट बुक। चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या बिजनेस, सक्सेस उन्हीं को मिलता है जिनके पास सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि प्रेशर हैंडल करने की ड्यूरेबिलिटी भी होती है। जैसे नवाज ने अपने सफर के हर प्रेशर को परफॉर्मेंस में बदला है, उसी तरह बिजनेस प्रोफेशनल्स चूज करते हैं एसुस एक्सपर्ट बुक, एक ऐसा बिजनेस लैपटॉप जो बना है वरी फ्री ड्यूरेबिलिटी के लिए। दिस लैपटॉप इज सीरियसली टफ। ये 28 में से 24 मिलिट्री ग्रेड टेस्ट क्लियर कर चुका है, मतलब कोई भी सिचुएशन हो ये रेडी है। इसका टॉप पैनल 30 kg तक का प्रेशर इजीली हैंडल कर सकता है और स्पिल रेजिस्टेंट कीबोर्ड के साथ दिस इज लिटरली द परफेक्ट पार्टनर फॉर योर डेली ग्राइंड। अगर आप भी एक ऐसा लैपटॉप चाहते हो जो आपके हसल के पेस को मैच करे तो एसुस एक्सपर्ट बुक चेकआउट कीजिए। इट्स अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Which one's your favorite movie? ऐसे कोई है? बहुत सारी हैं। बैंडिट क्वीन, स्पर्श, और आई थिंक ये दो फिल्में में बहुत पसंद। अल्टीमेट, हाँ बहुत पसंद। और इंग्लिश कोई मूवी? लाइक जैसे एक सीक्रेट इन देयर आइज, एक वो है, एंड एक जर्मन मूवी है द अदर्स करके है, वो उस तरह की मूवीज हैं। तो ऐसे और बर्डमैन है। बर्डमैन बहुत हाँ, अच्छी है। बर्डमैन है। और बहुत सारी मूवीज हैं यार। मासी मूवीज देखते हो? मैं बहुत कम। क्यों? मतलब ना के बराबर, फ्रेंकली स्पीकिंग। क्यों पसंद नहीं या आती? मुझे लगता है कि टाइम पास वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 3 घंटा किसी में लगा रहा हूँ तो मेरे माइंड का ना थोड़ा प्रोग्रेस होना चाहिए, है ना? ऐसे वेस्ट करने के लिए? वेस्ट करने के लिए नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है वेस्ट करने के लिए टाइम, और मैं डिफिकल्ट फिल्में देखना पसंद करता हूँ। क्यों चेंज आया ऐसा कि मैं सिर्फ इंटेलिजेंट चीजें देखूं या मैं? क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ़ था। हर बेवकूफ़ चाहता है कि वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा तो प्रोग्रेस हो मेरी लाइफ में। क्यों ऐसे बोलो? क्यों रियलाइजेशन आई ऐसी? यू सी, मैं छोटे से गांव का आदमी हूँ, है ना? तो हमने कभी ख्वाब देखा होगा कि कुछ बड़ा सा कुछ करते हैं, है ना? तो उसकी अब बड़ी चीज़ें करने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी,
कुछ स्पेशल आर्ट्स होती हैं, उनकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो वो शुरू से दिमाग में थी चीज़ें, तो करते 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 जो है यहाँ तक पहुँचे। तो कभी ऐसे गिल्ट होता है कि टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, आज क्या बकवास चीज़ देख के, तो ये नहीं देखना चाहिए था, बुरा लगता है? हाँ, अक्सर होता है। क्योंकि एक बात बताऊँ मैं आपको कि जब आप एक ग्रेट आर्ट्स देखते हैं, ग्रेट कोई पढ़ते हैं, कृति पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं या फिल्म देखते हैं, उसके बाद एक इस तरह की जो इजी फिल्म होती है उस तरह की देख लेते हैं, तो जिसका सर न पैर होता, सिर्फ आप वहीं तक का वो इम्पैक्ट होता है, वहाँ अच्छा लगता है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो आप अपने साथ क्या लेके जाते हैं आपको खुद को समझ में नहीं आता। ट्रू। तो वो तब बड़ी दिक्कत होती है कि मेरे 3 घंटे वेस्ट हो गए। हाँ, बचपन में ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, उनको हर तरह की चीज़ें दिखानी चाहिए, मुझे भी हर तरह की चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन आपकी कुछ प्रेफरेंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक वो होती है कि भाई मुझे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती। आप ये देखो ना कि आपने जो अच्छी चीज़ें देखी या पढ़ी, उसकी वजह से तो आप यहाँ बैठे हैं ना आज। True. मैं भी यहाँ बैठा हूँ, है ना। अगर हम वो बेकार की चीज़ों में उलझ जाते तो शायद हम दोनों ना मिल पाते। हाँ, हम कहीं और होते, है ना। तो उन अच्छी चीज़ों की वजह से ही तो लोग बैठ पाए और आगे बढ़ते हैं। तो कभी ऐसे तो टाइम वेस्ट करते हो कुछ भी चीज़ में? नहीं, टाइम वेस्ट करता हूँ मैं, ऑफ कोर्स करता हूँ, खाली बैठ के। मैं कुछ नहीं सोचना चाहता उस वक्त में, खाली जैसे मैं कहीं चला गया, मुझे अकेला बैठना बहुत पसंद है। मैं अकेले बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। देखते हैं कैसे थॉट आते हैं दिमाग में, उसके लिए अपने आप को छोड़ता हूँ, रिलैक्स छोड़ता हूँ। तो ये कैसे होता है? हमेशा कुछ ना कुछ थॉट नहीं चल रहा होता दिमाग? हमेशा चलता है, बट कभी कभी आई थिंक कभी कभार आता है ऐसा मौका, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है जब आप खाली हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है, बट आता है कि कुछ नहीं, बस धुन में हो। हाँ, ये वहाँ से कुछ आता है, वहाँ से कुछ मिलता है। जहाँ जब खाली करते हैं अपने आप का बर्तन पूरा उड़ेल देते हैं सारा, तो भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर कुछ भी भर सकते हैं। बचपन में भी ऐसे ही थे? बचपन में भी ऐसा ही था। फिर अकेले बैठते थे? मतलब रहता तो भीड़ में ही था, बच्चों के साथ ही रहता था, बट उस वक्त पे भी शायद मुझे अभी मैं रियलाइज करता हूँ तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे अच्छा लगता था अकेले बैठना उस वक्त भी। हाँ। एंड कैसे बच्चे थे आप? लाइक वो यू मस्ती, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा, सपने ज़्यादा देखते थे, कुछ बड़ा बनना था, ये सब कि नहीं? क्या मतलब? बचपन में तो इतना ख्याल नहीं आया, तो थोड़े से बड़े हुए तब ख्याल आया था कुछ करते हैं, कुछ लोगों को देखा देखी आता है ना ख्याल कि यार वो फला का बच्चा जो है इतना आगे बढ़ गया। तो फिर रियलाइज होता है यार हमारे आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये मेरे क्लास में एक लड़का था मदन, उसको देखा था, उस समय बहुत इंस्पायर इसलिए हुआ था क्योंकि वो रामलीला में राम का रोल करता था और सब उसकी इज्जत करते थे, और मैं उसके पास में बैठता था क्लास में, तो मैं उसको ऐसे देखता था कि यार सब कितनी इज्जत करते हैं इसकी, और उसका चाल चलन भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया था। वो बहुत ही आदर्शवादी किस्म का इंसान हो गया था, वो ज़ाती ज़िंदगी में भी। वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था कि इज्जत, हाँ, इज्जत देखो कैसे मिलती है कभी किसी इंसान को। तो उसको इज्जत मिलती थी, मुझे भी इज्जत, थोड़ा सा लालच आया, इज्जत का लालच आया मुझे भी। क्यों, ऐसे इज्जत नहीं होती थी क्या? ऐसे इज्जत नहीं होती। कौन है, तो किसी ने मार पीट के भगा दिया, गाली दे दी, ऐसे होती थी। हुआ है मारा पीटा किसी ने? मतलब ऐसे ही कोई खास दिखने में भी कोई खास नहीं थे ना हम लोग तो। ऐसे ही कोई भी लताड़ देता था हमें। बुली करा किसी ने? हाँ, बहुत। बताओ कब? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। काला काला कह भागा, कालिया, ये वो दुनिया भर की चीजें करके बात। बट वो भाई कोई मोटा है तो उसको मोटा बोलते थे, कोई एक आंख से किसी की प्रॉब्लम है तो उसको काना बोलते थे, तो ये बोलते थे इस तरह के लोग। तो बड़ा बुरा लगता था मुझे, बुरा लगता था जब मुझे बोलते थे बचपन में। और बट यही था माहौल। तो इस बात पे बुली करते थे कि सिर्फ चिढ़ाते थे कि कभी मारा है किसी ने, कभी घेर लिया कि तू छोटा पतला है तो तेरे को? हाँ, मैं अक्सर लेते हैं। मैं सच बताऊं, अक्सर मेरी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हुए, लेकिन मैं ज्यादातर पिटा। मारा नहीं किसी? मारने की इतनी ताकत ही नहीं थी शरीर। कभी कोई इंसिडेंट बताओ जिधर पिटे हो किसी चीज के लिए? एक्चुअली एक बार क्या हुआ, हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं एम्पायर बना हुआ था, मैंने आउट दे दिया, और जिस टीम को आउट दिया मैंने, वो लोग बोले कि नहीं आउट नहीं था, तूने गलत दिया है। मैंने कहा नहीं, सही आउट था वो, तो आउट दिया है। तो बोले ठीक है, कल स्कूल आ तू। तो मैं कल स्कूल जा रहा था, तो उन्होंने सरकंडा होता है हमारे यहाँ, जो लंबे लंबे बांस होते हैं,
जो गड़े रहते हैं हरे हरे हाँ, कलर हाँ। के, वो तोड़ के 3-4 लड़कों ने मेरी पिटाई की वहाँ पे दबा के, काफ़ी निशान पड़ गए थे। तो मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि अगर बता दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाती। तो वो मैं कहते हैं ना खून का घूंट पी के रह गया, तो मैंने किसी को बताया नहीं, ऐसे ही पी गया मैंने। और तो ऐसे नहीं, आपका गैंग नहीं था, आपके दोस्त नहीं थे? गैंग था हमारा, मरियल लोगों का गैंग था। एक मेरे जैसा मरियल 2-3 और थे। उनको तो एक आदमी, कोई ताकतवर से कोई एक आदमी आया तो चपाट से ऐसे ही तीनों को गिरा देता हमें। और आपकी रिलेशनशिप कैसी थी पापा से? तो शहरों में आके पता चला कि फादर भी बच्चों को प्यार करते हैं, बेटे को, बच्चे को। वहाँ नहीं करते? माँ तो करती है, फादर नहीं करते। वहाँ नहीं करते थे? वहाँ नहीं करते हैं। कभी ऐसे लगा ही उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब तो हाँ, खैर हाँ, हर जगह एक हर चीज़ कॉमन सी हो गई अब तो। तो इस टाइम पे ऐसे प्यार नहीं करते थे? देन आपकी और पापा की रिलेशनशिप क्या थी? बात करते थे कि? हाँ, बात करते थे, बहुत अच्छी, ऐसी नहीं कोई ऐसी रिलेशनशिप थी। बट मैं कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था उनको। बाद में बड़ा एहसास, उनके जाने के बाद बड़ा एहसास हुआ। अब आपने कहीं बोला कि वो झूठ बोलते थे बहुत? हाँ। क्या? अब मैं बोलता था कि भाई मैं ऑस्ट्रिया गया था, वहाँ से आया हूँ। मैं गया था शूटिंग के लिए, एक बार गया था। वहाँ से जब मैं आया तो हर बार बोलते थे मैं भी गया था। मैं कहीं का भी नाम लूँ वो लेते थे, वहाँ तो मैं भी गया हूँ। तो मैंने बताओ कैसी जगह है वो? तो बोले बहुत साफ सुथरी जगह है। मैंने पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट था यहीं कहीं था वो। तो इस तरह की चीज़ें झूठ काफ़ी। क्यों, आपको क्यों लगता है क्यों बोलते थे झूठ? वो बताना चाहते थे कि जो तू कर रहा है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं तेरा बाप हूँ। बस ये फीलिंग के लिए? इस फीलिंग के लिए। फादर का वो होता है ना कि मैं तुम्हारा फादर भी हूँ और मैं वैसे भी हूँ टाइप में। मेरा ऑरा थोड़ा। हाँ, मेरा तो ऑरा है। हाँ। मैं बच्चन साहब से भी मिल के आ गया हूँ पार्लियामेंट में। ऐसे जब बच्चन साहब मिनिस्टर थे तो दिल्ली जाते थे, दिल्ली से आते थे। मैंने कहा क्या हुआ, कैसा रहा? बोले हाँ गया था दिल्ली, बच्चन से मिल के आया। मैंने क्या बात कर रहे हो, बच्चन साहब से मिल के आए हो? बोले हाँ बच्चन साहब से मिल के आया। बोले क्या बातें हुई? बोले हुई, मैंने बोला उनको थोड़ा हेल्थ, थोड़ी सी ख्याल रखिए अपने हेल्थ का। तो बोले ठीक है नवाब साहब, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखूंगा। बच्चन साहब ने ऐसे बोला उनको। सही है। कभी पता तो चल गया होगा एक टाइम बाद कि झूठ बोल रहे हैं? पता चल गया था, फिर भी लेकिन तब तक हमारा काम हो चुका था। मतलब उनके झूठ से ना एक अच्छा फायदा मुझे हुआ। हम उस वक्त पे तो सच मान रहे थे उनका झूठ को, वो तो बहुत बाद में उनके भेद खुले। तो उस झूठ के चक्कर में क्या हुआ कि हमें लगने लगा कि हम हैं कुछ, है ना। उस चक्कर में जो हमारा कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था, बिल्कुल खत्म था। फादर के झूठ बोलने के चक्कर में कॉन्फिडेंस फिर से रीगेन हुआ। नाइस। मतलब वो हुआ कि कहीं भी चले जाते तो ऐसा नहीं लगता था, ऑ में नहीं हो जाते थे किसी के। ऐसा लगता था कि फादर हमारे तो मतलब फादर है यार, कुछ तो मतलब हम तो ऐसे मिलकर, जबकि वो झूठ बोलते थे। लेकिन वो झूठ के चक्कर में हमारे पे जो असर पड़ा वो थोड़ा सा अच्छा पड़ा। बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आ गया। नाइस। ऐसे कोई उनकी आदत बुरी लगती थी? बुरी लगती थी, बट अब जाके वो अच्छी लगती है। वो बहुत ही, हाँ देखिए, हर बेटा अपने माँ बाप की बड़ी तारीफ करता है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मेरे फादर ऐसा कुछ नहीं था। बट मेरे फादर का ये था कि ऑनेस्टी के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे अपने बिजनेस खराब किए। वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे। तो ये लगा कि मुझे यार इतने ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी जैसे 10 रुपए का सामान लाए तो 10 में बेच दिया उन्होंने, इस तरह का था उनका। तो मैंने पूछा कि भाई, लोग पूछते थे आप एटलीस्ट 2 रुपए तो कमा लेते इसके ऊपर। कहना झूठ बोल के क्या करना है, जो आया दे दिया यार। तो इसके चक्कर में बहुत सारे जॉब उन्होंने ख़राब कर दी, बिजनेस ख़राब कर दिया उन्होंने। हर चीज़ में फेल हो जाते थे वो। तो उसको देख के मुझे बड़ा वो होता था यार, मैं जो करूँगा मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ। मेरे फादर हर जगह फेल हो जाते हैं। तो मुझे लगा मैं नहीं फेल होऊंगा यार, मैं करूँगा तो बहुत ही शिद्दत के साथ करूँगा और बहुत ही मेहनत करूँगा। फादर की तरह नहीं रह पाऊंगा मैं थोड़ा टेढ़ा भी हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी चलेगा, बट फादर की तरह नहीं रहना मुझे। हर चीज़ में मतलब उनका हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। तो एक ये भी रीज़न था मेरे, थोड़ा सा मैं डिसिप्लिन्ड हो गया था, मेहनत करने लगा था फादर को देख के कि फादर फ्लॉप हो जाते हैं चीज़ में। तो ऐसा लगता था कि बिकॉज पापा फेलियर लगते थे आपको, तो कहीं ना कहीं यू वर ट्राइंग टू कॉम्पनसेट कि मैं इसके ऐसा तो नहीं करूँगा। हाँ करेक्ट, इसीलिए सक्सेसफुल बनूंगा क्योंकि ये ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। ऐसी जिंदगी नहीं है। एंड हाउ वाज मॉम?
So, and उनके साथ रिलेशनशिप कैसी थी? बहुत अच्छी है अभी भी। तो मारा है कभी उन्होंने? बहुत मारा है मम्मी ने? मतलब इतना मारा कि आई थिंक मुझे लगता है कि अभी 20-25 साल पहले निशान खत्म हुए होंगे मेरे। इतने निशान पड़े रहते इनकी मार के। क्यों मारती थी? जो भी आता था वो मारती थी वो। अगर पढ़ाई से वो कर लिया या मतलब मैं पतंग उड़ाने का मुझे बहुत शौक था और पतंग में कुछ तो काला था ही और कुछ और हो जाता था धूप में। मुझे ना तो किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती थी। एक बार मैं छत पे गया, फिर बहुत मुश्किल होता था उतरना नीचे, तो छत पे जाके घंटों 3-3 घंटे 4-4 घंटे पतंग उड़ाता था मैं। उस पर गुस्सा आता था उनको। तो वहीं से पतंग जो मैंने बहुत दूर पतंग है मेरी और मैं उड़ा रहा हूँ, पैंच लड़ा रहा हूँ जो दूसरे की काटने के लिए, तो आके हाथ से काट देती थी वो, तोड़ देती थी, चल पढ़ाई कर, इस तरह था। मम्मियों में लॉजिक अजीब होता है यार, मतलब कुछ भी बेचारा करो लेकिन थोड़ा ढंग से तो कर लो। ये मत तो तोड़ दिया, इतनी मेहनत से पतंग को ऊंचाई पे लेके गए। वही तो इज्जत वाला मोमेंट होता है, काट दी तो बस आज मैं शेर, और मम्मी ने पहले कर दिया। मेरी मॉम ना मेरे भाई मुझे बहुत मारा है, बट मेरे भाई को भी बहुत मारा है। और उसको पता है क्यों मारती थी? हाँ। वो बहुत खेलता था फुटबॉल वगैरह, गिर के आता था, लगा लो चोट वोट लग के आती थी, तो वो चोट लग के आया, मम्मी उसको मारती थी। फिर और मैं लाइक आप क्यों बोले कि रोज चोट खा के आता है। रोज चोट खा के आता है तो और क्यों मार रही हो? ये कौन सा लॉजिक है? वो पहले गिर के आ रहा है। ये लॉजिक माओ का ही लॉजिक समझ में नहीं आता। हाँ, कि इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि वो गिर के आया, अरे क्या और मारो और गिरा उसको। और पापा मारते थे? पापा ने कभी नहीं मारा। उनके तो मतलब थोड़ा हमारे यहाँ थोड़ा जिस एरिया से हम लोग आते हैं वहाँ पे फादर की बड़ी इज्जत, मतलब अगर वो बोल रहे हैं तो आपका सर नीचे ही है, ऐसे आप नजर नहीं मिला सके। अगर नजर मिला दी तो आप खराब इंसान हो, ऐसा होता है। आज भी ऐसा लगता है क्या कि पापा की फेलियर की वजह से ही आज भी आप भाग रहे हो उसके पीछे कि मेरे को वैसे नहीं चाहिए जिंदगी? हाँ, मेरे ख्याल से वो ऐसी इनसिक्योरिटी देके चले गए मुझे, जो बहुत सारी चीज़ें देखे, गुस्सा देखे। हालांकि गुस्से पे तो मैंने कब्जा कर लिया, हो गया, कंट्रोल हो गया। कुछ चीज़ें ने जो आपको माँ बाप से मिलती है ना, जैसे क्या क्या मिला आपको? गुस्सा मिला उनसे। मैं पहले तो बहुत गुस्सा था, अभी तो खैर बहुत कम हो गया। बॉम्बे में आके अच्छो का गुस्सा शांत हो जाता है। क्यों क्या हुआ ऐसा होगा? यहाँ जो मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो बड़े बड़े लोगों का हो जाता है शांत। तो मेरा भी हो गया। एंड व्हाट्स योर वर्स्ट हैबिट अभी? बहुत सारी हैं वर्स्ट हैबिट, यहाँ तो क्या बताऊंगा मैं। एक बता दो जो बता सकते हो। वर्स्ट हैबिट तो ये है कि मुझे प्रॉब्लम ये है कि 12 बजे से पहले नींद नहीं आती और मुझे 4 बजे फिर से या 4-5 बजे उठना पड़ता है। 12-1 बजे से पहले नींद नहीं आती और 4 घंटे की नींद ले पाता हूँ मैं। एक तो ये। क्यों? आँख तो तभी खुलनी है क्योंकि आदत पड़ गई, बचपन से आदत है, माँ ने डाल रखी आदत। तो बट फिर अगर 2-3 दिन ऐसे करोगे तो फिर बॉडी मांगती है ना कि आप मांगती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। वो है। ओके। हाँ, कहीं बाहर चला जाता हूँ गाँव में, तब तो फिर वहाँ पे तो 9 बजे सो जाते हैं, तब वो करेक्ट हो जाती है बॉडी। फिर बॉडी क्लॉक सही हो जाता है। बॉडी क्लॉक सही। सो दैट्स वर्स्ट हैबिट टुडे। हाँ। जैसे आपने बोला कि आपके पापा से गुस्सा आया, उनकी वर्स्ट हैबिट आप में आई। इफ आपकी कोई वर्स्ट हैबिट है जो आपके बच्चों में जाए, हाउ विल देयर फ्यूचर लुक लाइक? आई थिंक मुझे लगता है कि वो बहुत ही जेनेटिक होता है। मेरी बेटी को भी गुस्सा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा गुस्सा उसको भी आता है। और मेरा भी ये था कि मैं दोस्तों पे बहुत ज़्यादा जान दे देता था। मैं दोस्त यार टाइप का आदमी थे, तो वो भी है। मेरी बेटी भी है। तो कुछ चीज़ें जो है ना ऐसे गई हैं, जैसे गुस्सा गया मेरी बेटी का, मेरा गुस्सा मुझे फादर से मिला, आपने पास ऑन कर दिया। मैंने इसको पास ऑन कर दिया। इज इट अ गुड थिंग? इट्स नॉट अ गुड थिंग, ऑफ कोर्स। डू यू डू समथिंग? ऐसे बोलते हो उसको, कुछ बोलते हो, कुछ समझाते हो, कुछ कोशिश करते हो कि नहीं आपको पता, मान लिया कि अब मेरा है तो ठीक है, ये भी अपना ही सीखे? मैं कई बार समझाने की कोशिश की उसको, और आई थिंक उसको, वो भी खुद समझती इस चीज़ को। हालांकि 15 साल की है, अभी 15 ईयर्स की है, तो उसको लगता है कि यार वाकई हाँ बात तो सही कह रहे पापा, मेरे तो गुस्सा मुझे क्यों है, आई डोंट नो। तो मैं भी, अगर उसको रियलाइजेशन हो रहा है तो शायद खत्म हो जाए कुछ टाइम धीरे धीरे। हाँ, बट अभी तो है। अभी तो है थोड़ा। एंड सेकंड हैबिट आपने बोला दैट इज कि
दोस्त यारों पे रिश्तेदारों पे उड़ा देती है। हाँ मतलब जान लौटा दो मतलब टाइप का ऐसा है, उसका भी ऐसा ही मेरा भी ऐसा ही था। तो इज इट गुड थिंग और बैड थिंग? सब कुछ दोस्तों के लिए वो हो जाना बिल्कुल, बाद में पता चलता है नहीं यार इतना ज्यादा वो नहीं था, वर्थ इट नहीं था। ओके। हाँ एंड ऐसे हुआ है आपके साथ कभी? बहुत बार हुआ। क्या? मतलब दोस्तों के ऊपर मतलब टाइम दे दिया दोस्तों को, मतलब पूरी आधी जिंदगी निकाल दी दोस्तों के ऊपर, बाद में पता चला कि नहीं यार वो दोस्ती थी ही नहीं, एक्चुअली तो कुछ और था। एंड बचपन के जो दोस्त हैं वो अभी तक हैं? बचपन के दोस्त अभी तक हैं, टिल हाँ, नाउ? अभी तक है, मेरे गांव में रहते हैं वो अभी तक है। उनसे जब मिलते हो सेम ही रहते? हाँ वो भी सेम है, उनके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ, मेरे अंदर भी नहीं हुआ। एंड एंजॉय करते हो उनके साथ? मैं भी बहुत एंजॉय, उनके साथ ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। वो साफ हैं बिल्कुल, लाग लपेट नहीं है उनके अंदर। वो आज भी मुझसे गालियों से बात करते हैं, मैं भी उनसे गालियों से बात करूँ सबसे ज़्यादा। तो उनके अंदर ये नहीं कि अच्छा नवाज अगर शहर चला गया तो कुछ बदल के आएगा, नहीं वो स्टार बन गया अब तो कुछ ना 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 ना, उनके 2 मिनट में गाली देके मुझे ज़मीन पे ला देते हैं, ऐसा है। सो यू लाइक दैट? कभी ऐसा नहीं लगता उनके साथ, क्योंकि वो अलग जगह पे रहते हैं, उनकी दुनिया अलग है, तो आप लोग शायद सेम बातें नहीं कर पाते हो? आपको ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हैं यार? वो गांव में ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो उनकी जो सोच है ना, वो बहुत ग्राउंड की बातें करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। और मतलब जो उनकी जो फिलॉसफी है वो छोटे छोटे शब्दों में निकलती है, नॉर्मली मुहावरों में निकलती है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है। वो मतलब उनका सोचने का नज़रिया जो है ना बहुत बड़ा है, हम लोगों से ज़्यादा। हम लोग तो फंसे हुए लोग होते हैं शहरों में, वो लोग, उनकी सोच ऐसी है, उनको कोई रोक नहीं सकता। हम लोग बहुत सारी चीज़ों की वजह से रुके हुए हैं। गिव मी एन एग्जांपल। सोसाइटी, लोग क्या बोलेंगे, करियर ख़राब हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा। उनको पड़ी नहीं उस चीज़ की, वो जो भी बोलते हैं साफ बोलते हैं, है ना। और हम लोगों को तो बोलना था, सच बोलना चाहिए। उनकी तो लाइफ में सच ही है, झूठ क्यों बोलेंगे वो? ट्रू। हमें तो सच बोलने से पहले 2 बार 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें खो सकती हैं, है ना। उनके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। आप रोकते हो खुद को सच बोलने से? नहीं, मुझे तो मज़ा आता है, क्योंकि मैं भी तो चाहता था ऐसे सच बोलना, बट यहाँ आके झूठ बोलने लगा मैं। किन एरियाज में आप थोड़ा ग्रे रहते हो कि बोले यार यहाँ मैं उनके सामने किसी चीज़ में नहीं रहता हूँ। नहीं यहाँ पे तो सर रखना पड़ेगा। हाँ, तो कौन सी चीज़ों में पर्दा रखते हो? फ्रेंकली स्पीकिंग, यहाँ मुझे ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। जब मैं खुद सच नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है सभी ऐसे, तो मैं किसको क्या बोलूँगा? मैं तो झूठ क्यों बोल रहा है? सरेआम झूठ बोले जाता है, ठीक है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी वो है इनसिक्योरिटीज, ऑफ कोर्स। इतना भी सच ना बोलो कि आपका बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएं। तो आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता है सामने वाला भी झूठ ही बोल रहा है, दोनों को सब पता है, लेकिन सब पता है। अपने अपने में लोग बैठे हुए हैं कि चल रहे थे। मैं सच बताऊं आपको, सबको पता है। कोई ऐसे नहीं, कोई बेवकूफ थोड़े हैं, सभी स्मार्ट लोग हैं ऐसे। शहरों में ऐसी बात नहीं है, सबको पता है कौन कितना झूठ बोल रहा है। हाँ। लेकिन हर आदमी हर किसी के झूठ को ना सच मान के चल रहा है ना। 2-3 ऐसी एरिया बताओ, 2-3 चीज़ें जिसपे सब लोग अधिकतर झूठ ही बोलते हैं, जो अपनी मन से कहानियां दे रहे हैं उस बारे में सच ही नहीं बोलते। कौन सी चीज़ें होती? मुझे बताओ ना, कौन सच बोल रहा है आज की डेट में? हिम्मत है आपके अंदर है? छुपा देते हैं बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत बाहर छुपानी पड़ती है। लाइक अगर कोई चीज़ है, लेकिन पता है हम लोगों का फायदा क्या है, एक्टर्स का फायदा क्या है? जो गिल्ट होता है ना झूठ बोलने का, और जब वो कोई कैरेक्टर मिलता है तो कैरेक्टर खुद बोलता है कि यार ये आपका अंदर का जो वो है, आपको अंदर से खुद लगता है कि मैं इतना झूठ बोलता हूँ दुनिया में, ये जो कैरेक्टर मिला है मुझे, इसके थ्रू सच बोल देता हूँ यार, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो वहाँ पे आके ना गिल्ट थोड़ा कम होता है कि थैंक गॉड एज एन एक्टर मुझे एक चीज़ मिली हुई है, जो मुझे कैरेक्टर मिला है उसका सच बोल दे, ये अपॉर्चुनिटी है तेरे सामने। अगर यहाँ पे भी झूठ बोल दिया तो तेरे से बेशरम आदमी कोई नहीं होगा इस दुनिया में। आपके कोई कैरेक्टर, कोई एक्ट जहाँ पे आपने किया है एंड उसके थ्रू आपने बहुत सच बोला, मे बी वो लाइफ का किसी हिस्से के लिए? मेरा मंटो का कैरेक्टर है जिसमें मैंने कोई कैरेक्टराइजेशन ही नहीं किया, वो मैं ही हूँ।
बहुत सारे लोगों को लगता होगा मैंने कैरेक्टराइजेशन किया, नहीं, एक्चुअली तो नवाज वही है जो मंटो था। मैंने कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं करने की जरूरत भी नहीं थी। हर मंटो जो हर इंसान के अंदर है, जो सच बोलता है वो मंटो है। तो थैंक गॉड मैंने तो कैरेक्टर कर लिया। इससे अच्छा क्या होगा? निकल लिया। एंड यहाँ पे कौन सी चीजें जहाँ पे फिल्टर रखते हो कि इस बारे में सच बोल ही नहीं सकता मैं? ऐसा रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, या लव लाइफ है, या पर्सनल लाइफ है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ को लेके, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है लेकिन सोसाइटी की वजह से आपको कुछ और बोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे अगर आपने बोला तो। क्योंकि जब सोसाइटी ही उस चीज़ पे चल रही है कि उसके सामने, पता सच बोलने से क्या डिटेल पता चलती है किसी भी चीज़ की। आप जब माहौल ऐसा कर दिया झूठ का, तो आपको डिटेल्ड नॉलेज नहीं होगी, डिटेल नहीं पता चलेगा किसी भी एक चीज़ के बारे में। आप एक इंसान बैठ के अगर सच बोल रहा है तो मैं ये सोचूंगा कि यार ये आदमी के साथ ऐसे ऐसे हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, ये तो मुझे डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगी उसकी। लेकिन अगर वो झूठ बोलेगा तो मुझे वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना उसकी, मैं उस आदमी के अंदर तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपरी बातें ही बता, क्योंकि वो तो ऊपरी बातें कर रहा है और एट द सेम टाइम अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्योंकि झूठा आदमी जो है ना, जैसे आजकल फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत सारे पॉडकास्ट में होता है एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, नाम लेके किसी की बुराई करना, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो मुझे लगा, फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया, यार झूठ भी बोल रहे हैं लोग, बुराई कर रहे हैं झूठ में। मतलब किसी की आप अगर बुराई कर रहे हैं किसी बंदे की बैठ के इंटरव्यू में पब्लिकली, तो एट द सेम टाइम ये भी वही आदमी जो झूठ बोल रहा है वो दूसरे सेंटेंस में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो पता चल रहा है ये क्या, एक्टिंग में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। तो एक्टिंग में एक्सरसाइजेज होती हैं कि आपको ये टास्क दिया, आप ये करो, फिर जो टीचर है उसका असेसमेंट करेगा उसका, तो वो शुरू से लेके आखिर तक आपका असेसमेंट करता है कि आपने वहाँ ये किया, जब आप वांट माइंड में ये लेके चले तो ये क्यों किया, तो उससे पता चल जाता है कि ये फ्रॉड कर रहा था, झूठ बोल रहा था। ये जो वांट, जो हमने इसको टास्क दिया था, ये टास्क कंप्लीट ही नहीं कर पाया बंदा, क्यों, तो झूठ बोल रहा था, ये तो शो कर रहा था, जो एक्ट करने का शो कर रहा था। क्या होता है ना कि अगर आप एक्टिंग में भी अगर आप शो कर रहे हैं तो दूसरे सीन में कॉन्ट्रोडिक्शन से पता चल जाएगा कि आप शो कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। वो बिलीव नहीं करते। हाँ, बिलीव नहीं हो पाता। बिलीव क्यों नहीं हो पाता किसी की परफॉर्मेंस पे? वो शायद इसीलिए नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं वो खुद से फ्रॉड है या खुद से ट्रूथफुल नहीं है। वो इमीडिएटली पता चलता है। एक्टिंग इज ए न्यू आर्ट। एक्टिंग में सबसे पहले पता चलता है, आइज में पता चल जाता है आपकी। बट एज एन एक्टर फिर तुम बाहर जाते हो, पब्लिकली इंटरव्यूज देते हो, लोगों से बात करते हो, तो वहाँ पे भी वहाँ झूठ बोला जाता है। बट तुम्हें आता होगा ना वो तो बोलना, तो बिलीवेबल। यही तो काम है। आप पकड़ लेते हो? सब पकड़ लेते हैं। मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं है, सच बता रहा हूँ, हर आदमी पकड़ लेता है कि बकवास कर रहा है। हाँ, झूठ बोल। व्हाट डू यू फील सबसे ज्यादा एक्टर्स और पब्लिक फिगर्स किस चीज में बकवास करते हैं ब्लेटेंटली? प्रमोशन होता है ना, वहाँ पे होती है सबसे बड़ा। सिर्फ बकर कोई कुछ भी होगा। हाँ, जब प्रमोशन में जो इंटरव्यूज होते हैं सबसे ज्यादा झूठ वहाँ बोला जाता है, कि मतलब भर के होता है। जैसे मन से कहानियां बना देंगे। और अपनी ओरिजिन स्टोरी लोग झूठ बोलते हैं कि कहाँ से आए, क्या करते हैं, कैसे आए, थोड़ा बनाने के लिए, मजाक करने के लिए। देखिए, एक्टर का काम है नमक मिर्च लगा के थोड़ा सा उसको अच्छा बनाना है ना। तो करते हैं, सब करते हैं। कभी कभी कुछ सच भी बोलता है, ऐसी बात नहीं। बट अधिकतर लोग झूठे ही हैं। अधिकतर लोग तो मतलब हम सब ऐसे ही हैं। हम ऐसे कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे, इंसान ही हैं हम भी। इंसान ही झूठ बोलते। तो पहले थे रोमांटिक ऐसा सच? हाँ, पहले तो थोड़ा बहुत था। मैं जो होते हैं सब होते हैं, एक अपने टाइम में, अपनी यंग एज में सब होते हैं। वो वैसा मैं भी था, कोई स्पेशल तो मेरा कुछ वैसा था नहीं। बट ज़्यादातर यही हुआ, रिजेक्शन ही हुआ टाइप में। बट उसका मैं यूज टू हो गया था। इतना ज़्यादा खास मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं इस चीज़ को लेके। आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा भी हुआ वो। मतलब इस तरह के, जब हम लोग NSD में थे तो हम 4-5 लोग थे जिनका कहीं किसी से फीमेल फ्रेंड से फ्रेंडशिप हुई नहीं। ओके। और वो सारे दिखने में हमारे जैसे ही थे। जो अच्छे दिखते थे उनके सबकी हो गई फ्रेंडशिप। वहाँ पे हम लोग रह गए 3-4 लोग
जो थोड़े मुड़े से थे, काले कलोटे टाइप के थे, इस तरह के थे, वो रह गए। उससे फ़ायदा हुआ में हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हमारा ज़्यादातर टाइम ना पढ़ाई में जाता था, प्रैक्टिस करने में जाता था एक्टिंग का। क्योंकि हम अब जिन लोगों के साथ जिनकी फ्रेंडशिप हो गई, लड़की की या लड़के से हो गई, लड़के की लड़के से फ्रेंडशिप हो गई, उनका टाइम ज़्यादातर जाता है बातें करने में जाता था। क्या बातें करते हैं हमें तो पता नहीं था, बट हमारा जो ज़्यादातर टाइम बीतता था वो प्रैक्टिस करने में बीतता था। आई थिंक वही एक वो थैंक गॉड वो शायद वही एक वक्त था जहाँ पे चीज़ें बन जाती है तो बिगड़ जाती। वहाँ पे हमें इतना प्रैक्टिस करने का वक्त मिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कि एक एक दिन में हम लोग 2-2, 3-3 प्ले की रिहर्सल करने लगे थे हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम था। कुछ और करने के लिए था नहीं। उन लोगों के पास जिनकी फ्रेंडशिप्स हो गई थी, उनके पास इतना वक्त नहीं था, तो वो एक ही प्ले की रिहर्सल करते थे। हम लोग 3 प्ले की रिहर्सल करते थे और इतनी प्रैक्टिस करते थे कि जो उस वक्त पे जिनकी जब फ्रेंडशिप हुई, वो आज उनमें से आई एम सॉरी टू से बट अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे एक्टर थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम जैसे जो थोड़े मोड़े एक्टर थे, थैंक गॉड हम, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत था, हमने प्रैक्टिस बहुत कर ली थी, है ना, स्किल बना ली, तो हमें स्किल बनती चली गई, हमारी क्राफ्ट स्ट्रांग होती चली गई। तो आप लोगों को बहुत काम मिल गया, हमें उसकी वजह से बहुत काम मिलता चला गया। आपने कहीं ये बोला भी है ना कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो ये सब अकेला रहना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? अरे सब वो पता नहीं, उसके वो बहुत ज्यादा वो हो गया था, इधर हो गया मामला हो गया था। जिसकी मर्जी जो आए करे भाई, जिसको जो अच्छा लगे, सबको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बुरा हो या अच्छा हो। बट यू बिलीव इन दिस कि अगर आपको एक्चुअल बड़ा आदमी बनना है तो शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है। हो सकता है कोई जब शादी आप करते हैं, कोई ऐसा आपका पार्टनर आ जाता है जो आपको सपोर्ट करता है, बहुत आगे ले जाता है, आपकी उसकी हेल्प से, सपोर्ट से, उसके या जो मॉरली या मेंटली जो आपको वो करता है, सुकून देता है जो इंसान, उसकी वजह से भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। बट आपको ऐसा पर्सनली आपको ऐसा फील होता है कि अगर अकेले रहते हो तो ज़्यादा बेटर है, देन यू कैन डू बिगर थिंग्स, बिकॉज देन आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता, डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये पर्सनल आज भी मानना है, हाँ मेरा आज भी मानना है कि जितना हो सके खुद को टाइम दो। मैं ये नहीं कहता कि आपको रिलेशनशिप भी करो, आप शादी भी करो, जिसको जो है करो। मेरा कहना है कि लेकिन खुद को वक्त जरूर दो, खुद को बहुत वक्त दो। तो कैसे दे इंसान? वो आपका हेडेक है, मैं थोड़ा ना उसके लिए पर्ची बना के दूंगा आपको कि ले भाई सुबह 2 घंटा ये 1 घंटा ये, इसका कोई टाइम टेबल नहीं। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे बम्बई में, तो बहुत सारे लोगों को, कपल्स को देखता था मैं, तो बड़ी जलन होती थी उस वक्त उनको देख के। अरे यार हम तो अकेले हैं, ये देखो क्या मजे ले रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के कोई पी रहा है, कॉफी पी रहा है, चाय पी रहा है, कोई बियर पी रहा है टाइप में, बड़ा वो होता था। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पसीनों से तरबतर, बिल्कुल घूम रहे हैं इधर उधर, ऑफिस टू ऑफिस। बाद में रियलाइज हुआ, अच्छा हुआ उस वक्त पे अकेले थे। अब होता है, अब अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। पहले जैसे हम लोगों के साथ होता था बहुत पहले, किसी ऑफिस पे चले, बोले कौन हो तुम? मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं एक्टर हो। मैंने कहा बेटा अगर दिखने से लगता ना, मैं मतलब अब ये सोचता हूँ, चलो तब रिजेक्ट कर देते थे। मैं सोचता था कि अच्छा हुआ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, बिना खूबसूरत हुए यहाँ तक पहुँच गया। अगर खूबसूरत होता मैं तो फिर क्या होता? तो फोड़ देता, तो शायद यहाँ तक नहीं आ पाते। मे भी जैसे एंटाइटलमेंट भी तो आ जाता है कि अरे हाँ बिजी हो जाते, ये थोड़ी करूंगा मैं। लोगों में बिजी हो जाते हैं, लड़कियों में बिजी हो जाते हैं शायद, है ना, फ्रेंडशिप में बिजी हो जाते, इधर उधर बहक जाते। कभी बहके हो लाइफ में किसी चीज पे? मैं तो हर बार बहक जाता। ऐसा सही है। मतलब कोई भी अच्छी किताब पढ़ा, फिल्म देखी, समझ गया है ना, सब बहक गया। मैं सच बताऊं, मैं अगर एक अच्छी फिल्म देख लूं ना, मुझे 4-5 दिन तक होश नहीं आता। मैं सच बता रहा हूँ। क्या बात करें? हाँ, मैं उसमें ना रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है किसी भी फिल्म। आपने कहीं पे ये भी बोला है कि मुझे जहाँ मजा आने लग जाता वहां से हट चले जाता हूँ मैं। कंफर्ट जोन जहाँ होने लगे, लाइक जैसे इवन रोल्स में भी, अगर आप एक तरह के रोल करते जा रहे हो तो वहां से बहुत जल्दी गायब हो जाना चाहिए, नहीं तो वो सड़ जाता है, सड़ांध आने लगती है। तालाब भी जो है ना, एक जगह पे अगर रुक जाए ना, नदी का फ्रेश पानी इसलिए होता है ना, वो चलता रहता है। तालाब जो है ना कुछ टाइम के बाद सड़ने लगता है। तो क्योंकि आपने भांग पीते थे और आपने छोड़ दिया था? कॉलेज, हाँ, स्कूल में थे, NSD में थे, तब भांग पी के थोड़ा सा, तब ट्रिप विप
एंड देन चला छोड़ गया। दिया? हाँ, उसके बाद तो कभी नहीं, क्योंकि डर लग गया मुझे उसके बाद। क्यों? वो बहुत ही अजीब सी ट्रिप थी वो। एक ही बार ट्रिप करने से हैं? एक दो बार महंगी ट्रिप हो गई खतरनाक, तो फिर उसके बाद नहीं की मैं एक्टिंग का भूत चढ़ गया था मुझे। तो जहां भी जाऊं वहीं अश्वत्थामा की स्पीच सुनाने लगता था मैं, कि ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा की, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। तो इस तरह की लाउड करके स्पीच बोलने, कम से कम पूरे दिन में कम से कम 1000 बार मैंने वो स्पीच बोली होगी अश्वत्थामा की। ऐसा लगता था पूरा दिल्ली एक मंच है और उस मंच का कलाकार मैं हूँ, अकेला सोलो परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। और कोई से भाव देता नहीं था पहले बार? कोई भाव नहीं देता था। करता रहे, क्या है। कहाँ से आया कॉन्फिडेंस? किस चीज का? कि मैं तो मंच है, मैं ये वो ले लिया था ना। अच्छा, ओके। भांग ले ली थी ना मैंने। अच्छा, भांग का ट्रिप थी? हाँ, भांग की ट्रिप थी ये। उसके बाद जो मैं फैला हूँ, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा हो गया था। तो क्या होता है? मैंने कभी नहीं ली, मुझे बताओ। वो कुछ हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। एक इवन किसी ने फिर शाम के टाइम मुझे मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ था जब थक गया था मैं, तो किसी ने खड़िया से, जो चौक होती है सफेद, उसे चारों तरफ मेरे निशान कर दिया, ऐसे गोला बना दिया। उसके बीच में मैं खड़ा होता। बोले इस गोले से बाहर मत निकलना। मैंने क्यों? नहीं, तेरे साथ तेरी एक्टिंग छिन जाएगी अगर इससे बाहर है। आप बिलीव करेंगे कि हम सब 5 घंटा मैं उस गोले पे खड़ा रहा, हटा ही नहीं वहां से। तेरी एक्टिंग का वास्ता है, तुझे हटेगा नहीं तू यहाँ से। मैं हटा नहीं, 5 आवर्स तक मैं वहीं खड़ा रहा अकेला, ट्रिप में कि नहीं हटूंगा तो मेरा एक्टिंग गड़बड़ा जाए, छिन जाएगी, कोई ले जाएगा मेरी एक्टिंग। इस तरह के अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे थे मुझे। मैं फुल महाभारत ही बना दी थी अंदर की, कर्ज श्राप लग जाएगा। नाइस। तो फिर छोड़ दिया। एंड ऐसे रियल लाइफ में, दोस्तों में, फ्रेंडशिप्स में, भाई बहनों से या रिलेशनशिप्स में भी ऐसे हो क्या कि जहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्ट होने लग जाता है, डर लगने लगता है, छोड़ के चले जाते हो कि कोई मुझे पहले छोड़े, मैं पहले छोड़ देता हूं? ऐसा नहीं, वो तो कहने कि आपको उस चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। कंफर्ट जोन का मतलब मेरा ये है कि अगर जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको मजा आने लगा और उसी के आसपास दूसरे काम भी हैं, अगर वो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक तरह का रोल कर रहा हूँ, वो मेरा कंफर्ट जोन है फिर, या एक ही तरह के किरदार में हर जगह निभाता जा रहा हूँ, वो कंफर्ट जोन हो जाता है। तो मुझे चाहिए कि यार थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर हट के कुछ जो डिफिकल्ट या चैलेंजिंग रोल है वो करूँ। अभी कुछ चैलेंजिंग लगता है काम में? हर काम चैलेंजिंग लगता है, सच बता रहा हूँ मैं, आज भी हर रोल। हाँ, क्योंकि मैं बताऊँ आपको क्या होता है ना, आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है। आप कुछ नया कुछ ढूंढ रहे होते हैं, अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो आपको हर रोल से घबराहट होगी, नर्वसनेस आएगी। मैं कहता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट होने से अच्छा है अंडर कॉन्फिडेंट रहें तो ज़्यादा बेटर है। ट्रू। क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं। ओवर कॉन्फिडेंट एक्टर के पास पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और स्कोर नहीं कर पाते आप। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक धीरे धीरे, एक के बाद 2, 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे करके स्कोर करना शुरू करते हो और धीरे धीरे आपका उस रोल के लिए कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। आप देखिए पिच पे होते हैं, डायरेक्ट 100 नहीं बना पाते, 100 का कोई रन नहीं होता। आप एक मारते हैं, फिर 2, फिर छक्का लगता है, फिर 6 से ज़्यादा होते नहीं, है ना। यही चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है, तब जाके 100। आप ये सोच के जाएंगे फला फिल्म में तो मैंने छक्का मार दिया था, आप तो जाते मार, आप एकदम औंधे मुंह गिरेंगे। उसमें भी आपको वहीं से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और जो आपकी ग्लोरी है पीछे की वो भुलाना पड़ता है, उसको कुचलना पड़ता है, तब जाके नया रोल करना पड़ता है, वो क्रिएट होगा। फिर वो क्रिएट करनी पड़ती है जिसे आप पहले के हैंगओवर में रह के करेंगे तो एक जैसा करेंगे हर फिल्म में। कभी ऐसा हुआ है कि पुरानी किसी चीज़ के हैंगओवर में फिर नेक्स्ट मूवी करी एंड देन प्रॉब्लम? मैंने कभी नहीं। मैं तो खुद को, मैं सच बताऊं आपको कि मुझे इतना बुरा लगता है अपनी पुरानी पहली फिल्मों के बारे में बात करना भी। जब कोई मेरे से मेरी पहली फिल्म, और मैं इसमें भी बिल्कुल कंफर्ट जोन, बहुत ही अनकंफर्ट हो जाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए भाई, पुरानी चीज़ें हो गई तो हो गई, अब छोड़, आगे बढ़ो यार। आज बताओ। हाँ, आज बताओ अब क्या कर। मैंने बहुत सारे देखे एक्टर्स, ऐसे हमारे आसपास के एक्टर्स देखे जो अपने पुरानी ग्लोरी में रहते हैं आज भी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग, एक वक्त था जब मैं इस तरह के वो रोल जो मैंने किया था, वो रोल मतलब छा गया था। ये भाई अभी बता क्या है, इस वक्त बता क्या है, अभी क्या कर रहा है। ट्रू।
तो वो मुझे अच्छा लगता, भाड़ में जाए, पीछे आगे के बारे में बात करो। कोई भी रोल ऐसा नहीं लगता जो आपको विच यू विल होल्ड विथ यू फॉरएवर की भी लाइक भाई मैं तो कुचल देता हूँ, भाड़ में जाए, मुझे बातें नहीं करनी। मुझे कोई डायलॉग भी बुलवाता मुझे जोर पड़ता है, क्यों बुलवा, हटाओ यार आगे, मेरी आइडेंटिटी वो नहीं है। नहीं वो नहीं है। यू नो बट स्टिल क्योंकि हम ऐसे बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट आपका सीन है न्यूयॉर्क मूवी का। वो मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, जहाँ पे वो आप कैमरे के सामने इंटरव्यू दे रहे हो। बहुत ही छोटा सीन है और वो मुझे न्यूयॉर्क मूवी के टाइम से ही अच्छा लगता है। लाइक आई डिडंट इवन नो हु यू वर एट दैट टाइम, और मुझे बहुत पसंद है। लाइक समहाउ क्या क्लिक करता है। मैं आज भी सुबह इस रिसर्च से पहले वो इंटरव्यू देख के आया, वो छोटा सा जॉब का पार्ट था, व्हिच आई रियली रियली लाइक। डू यू लाइक दैट? उसमें मुझे जो प्रोसेस थी वो बहुत अच्छी लगी। क्या मतलब जब मैं गया वहाँ पे, वो लोग शूट कर रहे थे, कबीर भाई और कटरीना, इरफान भाई और ये सब लोग, जॉन अब्राहम, ये लोग पहले से शूट कर रहे थे। मैं 1 महीने के बाद पहुंचा था वहाँ। तो जिस दिन पहुंचा उस दिन मैं सेट पे चला गया, मेरा शूट नहीं था। मैं चला गया। जब शाम को शूट हो रहा था तो उन्होंने कबीर सर ने बोला कि नवाज, जो तुम्हारा एक सीन है वो आज ही कर लें। मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो बिल्कुल हालत ख़राब है, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट से आया था मैं। कर लेते हैं ना, कर लेते, लोकेशन है, ठीक है बता दो। तो उन्होंने मुझे 4-5 पेजेस के डायलॉग दे दिए। मैंने पढ़ा और थोड़ी देर में वो सीन होना था। मैंने देखा यार इतनी देर में तो याद नहीं होगा ये। तो मैंने कबीर भाई से बोला कि मैं इसको याद नहीं करता, इसको विजुअली देख लेता हूँ क्या हो रहा है इस बंदे के साथ, फिर एक ही उसमें कर लेते, ये इजाज़त दोगे आप मुझे? उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है बढ़िया। थैंक गॉड कि ऐसे डायरेक्टर्स बहुत कम होते हैं जो ट्रस्ट करते हैं, और उनको भी लगा कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया कुछ निकल के आएगा ना, क्योंकि हर आदमी, हर क्रिएटिव आदमी एक ना अच्छा कुछ एक्सपेरिमेंट करना ही चाहता है। तो मैंने उसको स्क्रिप्ट को साइड में कर दिया, मैं जाके बैठ गया। मैंने एक ही बार में टेक होगा, और मैंने विजुलाइज कर लिया उसको, जो उस बंदे के साथ क्या जर्नी हुई, क्या हुआ, और जाके बोलना ही तो है। और जब आपको डायरेक्टर अलाउड कर रहा है कि आप फंबल भी हो तो भी चलेगा, क्या फंबल हम जिंदगी में करते नहीं? क्या मैं बैठा हूँ, कितने फंबल किए होंगे ना मैंने। लेकिन जब हम एक्टिंग करने पे आते हैं, कैमरे के सामने होता है, आप हमें फंबल नहीं करने दे रहे हो। अगर कैरेक्टर ऐसा है जहाँ फंबल की गुंजाइश है, कर सकता है, तो करने दो ना। जैसे अक्सर होता है प्रॉब्लम, आपके डायलॉग के खत्म होने के बाद मैं बोलूंगा, ऐसा कभी होता है क्या? ओवरलैपिंग भी तो होती है ना, बातें करते करते होता है ऐसा। थैंक्स टू डायरेक्टर, उन्होंने ये अलाउड किया हमें। मैंने बोला, बैठा, और मैंने विजुअलाइज कर ही रखा था। सिंपल है कि भाई 2 घंटे की फ्लाइट से जर्नी की, उसने 4 घंटे उसको ले जाया गया, फिर उसके पट्टी बांध रखी तो जीने पे चढ़ाया गया। वहाँ जाके खोला, पट्टी खोली तो देखा बहुत सारे लोग खड़े थे, FBI के लोग। और मुझे पूछा मैं कहाँ हूँ, जॉर्डन में, और मुझे नीचे ले गए, पट्टा बांधा, बोले पीस में, ये वो। सिंपल है, आप बोल दो, फिर थोड़ा सा महसूस करके बोल दो। और जो सब एक्चुअली वही था वो सीन। आप खुद फील कर रहे हो कि आपके साथ ही हो रहा है। आप उस जगह तो नहीं रोएंगे ना कि हाँ जब मुझे कुछ नहीं पता था साहब कि मुझे तो पट्टी बांधी थी और मुझे ले जाया गया। वहाँ तो कहीं ना कहीं वहाँ रोएंगे ना जहाँ पे आपको मूत पिलाया जा रहा है कटोरे में, पी, कि मुझे बोला पी। वहीं पे थोड़ा झटका लगेगा ना आपको। तो उस अल्टीमेटली वो सीन हो गया। मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो जो सोच रहा था वही बोल रहा था। बट फाइनली सबने देखा, उनको सबको अच्छा लगा वो सीन। वन शॉट में हुआ। ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं जहाँ पे डायरेक्टर आपको छोड़ देता है और वो सीन वंडर करते हैं। That's बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है ना आपके साथ। बहुत सारी स्टोरीज है आपकी बाहर की, यहाँ पे रैंडम निकल गया, यहाँ पे डायलॉग ही नहीं था, डायलॉग आ गया, हंसी। क्योंकि जहाँ डायलॉग होते हैं ना वहाँ एक्टिंग हो जाती है, और जहाँ नहीं होती वहाँ एक्टिंग नहीं होती। डायलॉग जो है ना एक्टिंग करवाते हैं। कभी कभी होता है ऐसा कि जब डायलॉग्स होते हैं आपको एक्टिंग करने पे मजबूर कर देते हैं, जहाँ आप पे छोड़ दिया जाता है। अगर ट्रस्ट वर्दी एक्टर है, हाँ, हर किसी पे से छोड़ भी नहीं सकते। अगर उस पर छोड़ दो आप तो ले जाएगा वो चीज़, एहसास करा देगा कि आपने उस टाइम पे इरफान खान सर के साथ काम किया था, उसके बाद बहुत बार किया हो। व्हाट डू यू लव अबाउट हिम? इरफान भाई का ना, एक तो देखिए मैं सच बताऊं आपको, इरफान भाई का जो कद था, हाइट थी उनकी, वाकई जो फिजिकल हाइट जो थी उनकी,
लंबे थे बहुत, उनकी आइज बहुत मैजिकल थी, है ना, और उनकी बात करने में जो रवानगी थी, जिस रवानगी से वो बोलते थे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव था एक्चुअली। रेयर होते हैं वो लोग, मैं बताऊं आपको। अब उस ऐसा इंसान जिसकी बात करने में भी रवानगी है, कमांड है लैंग्वेज पे, टॉल, बड़ी बड़ी आंखें, उस पे आप कुछ भी दे दो अच्छा लगेगा। हम लोगों को एफर्ट करना पड़ता है, उन पे अच्छा लगता है, वो अट्रैक्टिव थे बहुत। वो ऐसा करके कुछ भी बोल दो, वो अच्छा लगता था। और अच्छी बात ये थी वो कैरेक्टराइजेशन नहीं करते थे, मतलब क्योंकि उन अंदर इतना अट्रैक्शन था ना कि उनको किसी भी कोई भी कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उनको वो एक्चुअली किसी भी कैरेक्टर की सोल को पकड़ते थे, है ना। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को बूढ़ा बनना है, तो मैं थोड़ा सा बूढ़ा बनने की एक्टिंग करूंगा, है ना। इरफान भाई ऐसा करते नहीं थे, बूढ़े की सोल क्या होती है वो पकड़ लेते थे। वो बूढ़ा थोड़ा सा हट्टी सा हो जाता है, थोड़ा सा इस तरह का होता है, वो चीज़ पकड़ते, वो सोल पे ज़्यादा काम करते थे। हर एक्टर की अपनी एक प्रोसेस होती है, सब प्रोसेस बहुत अच्छी होती हैं। जैसे मनोज भाई हैं, वो इमोशनल जो कोर है वो पहले पकड़ते हैं, उसके बाद फिजिकलिटी तैयार करते हैं। हर एक्टर की अपनी ख़ास बात होती है। 2 एक्टर ऐसे हैं मेरी नज़र में कि जो जिनकी क्राफ्ट बिल्कुल अलग अलग है। इरफान भाई किसी इमोशनल उसको पकड़ते थे, ये क्या करते हैं पहले फिजिकलिटी तैयार करके उसके इमोशन में जाते थे। तो हर चीज़ आपके सामने, हर एक्टर का अपना कोई कम ज़्यादा नहीं होता। हर एक्टर खूब अच्छे एक्टर की ख़ास बात होती है ना, उनको कंपेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि उनकी क्राफ्ट बिल्कुल अलग अलग है और दोनों अच्छी हैं। व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन? मैं सच बताऊं, मैं तो अभी फाइंड आउट ही कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं मिला। ये एक्टिंग का जो मयार है ना बहुत बड़ा है, सच्ची बात। हमारे जैसे लोग आएंगे, हम जैसे लोगों की अगर 10 जिंदगी भी ख़त्म होगी तो भी इस मयार के आसपास भी नहीं पहुँच पाएंगे। इतना बड़ा है ये, इतना वास्ट है एक्टिंग का। सिर्फ एक्टिंग का जो मयार है वो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी कभी होता है कि आप जब रोना रोकते हो ना तो पकड़ लेते हैं लोग, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है बजाय इसके रोने के। आप भले अगर आप मेरे सामने रोने लगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आप रोना रोकेंगे ना तो मेरा इंटरेस्ट बनेगा आपकी तरफ देखने का। जैसे आई लव यू बोलने से पहले का ड्रामा है सारा। जहाँ आई लव यू बोल दे वहाँ तो ड्रामा ही खत्म हो गया ना। अरे तो हो गया, प्यार हो गया इनका, छोड़ो चलो। लेकिन उससे पहले का जो ड्रामा है, एंटिसिपेशन, हाँ, कि है भी, टू बी नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और पब्लिकली लोग इमोशन को हाइड करते हैं, अपने इमोशन को पब्लिकली। कोई नहीं रोता पब्लिकली, बहुत हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यू फील एक्टिंग में भी ऐसे? और वही मजेदार है चीज। आप रोते हो? हाँ, इन पर्सनल लाइफ डू यू फील? कभी कभी किसी बात पे आ जाता है, अकेला रो लेता हूँ। हाँ, तो रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोने का कोई मतलब मैं थोड़ा ना वो हो जाऊंगा। हाँ, तो इमोशनल हो ऐसे। हाँ, ऐसे जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि यार मैं थोड़ी रोता हूँ, मेरे को रोना नहीं। नहीं, तो अब मैं पहले था ऐसा जब गाँव में थे अपने। तो क्यों, कोई बेइज्जती थोड़ा हो जाएगी रोने में, रो दिए। हाँ, बट ये है क्या अकेले हो जाता है कभी कभार। पब्लिकली रोए कभी? पब्लिकली तो नहीं। मैं कभी लास्ट टाइम कब रोए? मैं तो कोई परफॉर्मेंस देखता हूँ तब रो देता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। कोई परफॉर्मेंस देखता हूँ ना तब रो देता हूँ मैं। बस तो ग्रेट परफॉर्मेंस देखता हूँ रो देता हूँ। तो उसकी जगह खुद को रख के देखता हूँ यार, कि किसी की सिचुएशन बड़ा रोना आता है। कि जब फॉर एग्जांपल जैसे किसी को गालियाँ दी जाती है, बुरा कहा जाता है, जब आप उसकी कंडीशन में जाके देखते हैं यार जिस तरीके से उसको बोला जा रहा है वैसा तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, तब उस पर बड़ा रोना आता है उस बंदे पे। ऐसा लगता है कभी खुद को रख देते उधर कि मेरे साथ भी ऐसा होता था इसलिए रोना? शायद इसीलिए होता होगा भी। हर इंसान कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट करता है चीज़ों को। कभी ऐसे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? किस चीज़ का? कलर, हाइट? शुरू में होता है, देखो शुरू में जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें का सामना करना पड़ता है। और वो है भी क्योंकि आपका चॉइस है। स्ट्रगल तो होगा ना हर चीज़ में। जो आप बनना चाहते हो उसके लिए ऐसे थोड़ा ना रास्ता बिल्कुल साफ थोड़ा ना होगा। थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी ना, हर इंसान के साथ आती है, हर एक्टर के साथ आती हैं दिक्कतें, मेरे साथ भी आई।
तो मैं अब उसको थोड़ा ना वो लेके एक हाँ ट्रॉमा बना लूँ उसको, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स आएंगी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं जाके खड़ा होता तो ऑफिस में, हाँ भाई कौन है, बोला एक्टर दिखने से लगता नहीं, क्या एक्टर है यार, क्या शक्ल है तुम्हारी, आ जाते हो तुम लोग देख के, सुनने को मौका मिला है। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं बोलेंगे ना वो लोग, क्योंकि ऐसा चला नहीं था ना, नहीं था ना, ऐसे लोग कहाँ आते थे हमारे जैसे लोग। सर मैं यहाँ पे स्टार बनने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए आया था, और आज भी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। और मुझे ये सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, स्टार क्या होते हैं ये वो सब, मुझे एक्टिंग का शौक था। अगर आज भी मैं चाहता हूँ एक्टिंग करूँ, मैं स्टेज पे करूँ, स्ट्रीट प्ले करूँ, पेड़ पे चढ़ के करूँ, छत पे चढ़ के करूँ, आपके घर पे आके करूँ, मैं एक्टिंग करूँगा। उसमें मजा है मुझे। सी व्हेन यू गेट सक्सेसफुल, अब जब जहाँ से आते हो, अगर आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हो और फिर आपको सब कुछ मिल जाता है, तो नाम, पैसा, फेम, रिश्तेदारी सब अच्छा, और वही काम करके जिसमें बहुत मज़ा आता है, तो दीज आर ऑल प्लस एंड एडवांटेजेस। डू यू थिंक कि कुछ सक्सेस से कुछ डिसएडवांटेज भी होता है? इज देयर अ प्राइस? ऑफ कोर्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। व्हाट डू यू 5 रुपए की चीज 10 रुपए मिलेगी गांव में हमें। ये भी होता है सक्सेस कभी कभी, कुछ फ्री में भी मिल जाती हैं चीजें, ये भी होता है। कोई डिजायर नहीं आपकी? डिजायर यही है, बस अच्छा काम करता रहूं मैं, मतलब एक्टिंग करता रहूं। इसके अलावा मेरी कोई डिजायर नहीं, कोई डिजायर नहीं। घर गाड़ी? नहीं, घर गाड़ी तो मैं अपने गांव में कर लेता, मैं तो एक्टिंग करने आया था। मिल है हमारे, गन्नों की खेती होती है, एक मिल खोलना बाकी था, वहां से बहुत पैसा आ जाता। पैसे के लिए थोड़ा ना आए, कोई मतलब नहीं है, फालतू की चीजें होती हैं। सक्सेस ही ये जो अभी आया ऐसा कि शुरू से? नहीं, मेरा शुरू से था सर, मेरा शुरू से था। मैं सच बताऊं आपको, मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं एक दिन ये बड़ा बनूंगा और एक दिन ये वो, कोई शौक नहीं था मुझे एक्टिंग का शौक था, सच्ची बता रहा हूँ मैं। मुझे थिएटर, मैं तो ये सोचा था मैं थिएटर करके कहीं जाऊंगा नहीं, थिएटर ही करता रहूंगा जिंदगी भर तक। वो लाइफ बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत मजा आ रहा था। अब चूंकि उसमें क्या है कि चलो यार थोड़ा सा और वहां जाके देख लेते हैं, सब जा रहे हैं तो हम भी आ गए, बम्बई सब आ रहे थे तो हम भी आ गए ना, ठीक है चलो। तो ये तो श्योर था। तो कोई इनसिक्योरिटी थी इसके अलावा? तो मुझे किसी भी चीज़ की इनसिक्योरिटी नहीं, किसी भी चीज़ की इनसिक्योरिटी। मैं कल का काम आज खत्म हो जाए कोई बात नहीं, मैं नाटक करने शुरू कर दूंगा। मुझे एक्टिंग का शौक है, मैं एक्टिंग तो करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए वो कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं कहीं भी करूँ, रोड पे करूँ कि हाँ कहीं भी थिएटर में करूँ, हाँ थिएटर में करूँ, मुझे एक्टिंग का शौक था, वो करता रहूंगा मैं। और डर लगता है किसी चीज़ से? फियर किसी चीज़ का फियर है? व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? मेरे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा टाइप में, उस तरह का तो फियर होता ही है। उसके अलावा कोई भी नहीं? उसके अलावा कोई फिक्र नहीं, फियर सब देख लेंगे। सब देख लेंगे। देखना क्या है, सबको जाना है एक दिन, सब चले जाएंगे, वो तो दस्तूर है ना। एंड डू यू फील मिसअंडरस्टूड? अब आदत पड़ गई, पहले बहुत हुआ, अब आदत पड़ गई, अब हर दूसरी तीसरी जगह पे मिसअंडरस्टूड किया जाता है। सो ओके, ठीक है। मैं तो जाके किसी का पकड़ नहीं पता, नहीं भाई सुन, मैं ये नहीं हूँ जो तू सोच रहा है, मैं ये हूँ, ऐसे तो कर नहीं सकते ना। ट्रू। व्हाट डू यू थिंक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है लोगों को आपके बारे में? आई थिंक बहुत सारे लोगों को लगता है कि थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप है इसके अंदर, ये वो, बट जब मेरे से लोग मिलते हैं ना तब उनका बदल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो वो होता है ना कि इमेज बना लेना किसी की कि ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा करता है तो ऐसा होगा, ये वो बड़ा अजीब सा है। मैं भी था उसमें शामिल, पहले मैं भी लोगों के बारे में ऐसे सोचता था। लाइक जब हम लोग थिएटर करते थे, एक एक्टर को लोग बड़ा बोलते थे कि ये इंसान बहुत ही ख़राब है, बकवास इंसान है ये। मैं भी बोलता था उसको बकवास इंसान। मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ यार इसको सब बोलते हैं, थोड़ा से मिला जाए, बात की जाए कि वाकई ये सही ऐसा है या लोग झूठ बोलते हैं। मैं जब उससे मिला ना तो मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे लगा यार सारे गलत हैं, ये सही है, और वाकई वही सही था। वो बंदा, वो इतना इनोसेंट था, इतना बच्चा था वो दिल से, और इतना ग्रेट एक्टर था वो। मतलब मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ, उस एक्टर से। विजय शुक्ला नाम है उनका। तो उससे बहुत सारे एक्टर इंस्पायर हुए, मैं भी इंस्पायर हुआ। मेरी नज़र में वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर आज भी है। क्यों? वो ग्रेट एक्टर है वो।
मोस्ट ग्रेटेस्ट एक्टर इन माई लाइफ, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, तो उसको सब बुरा बुरा बोलते थे। मैं जब उसके करीब गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ना कि यार ये इंसान बहुत ख़राब है, ये साला एक्टर अच्छा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान बहुत अच्छा है इसलिए एक्टर अच्छा है। वो क्या एक्ट अच्छा नहीं कर सकता कोई? बेकार इंसान हो के एक्टिंग अच्छी नहीं करता? बेकार इंसान कभी एक्ट अच्छा नहीं कर सकता। जो इंसान फ्रॉड है कभी अच्छा एक्ट नहीं कर सकता। जो अच्छा इंसान है, भले लोग उसके परसेप्शन अलग हो उसका, कभी आप जब देखना ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस देखते हैं ना किसी की, जब आप सुनते हैं तो बहुत ही एटीट्यूड है, नहीं आप करीब जाओ उसको ऑब्जर्व करो, पता चलेगा आपको वो इंसान भी बहुत ही ग्रेट है। वो परफॉर्मेंस तो ग्रेट करता ही है, लेकिन इंसान भी बहुत ही ग्रेट है। इसलिए जो इंसान बहुत अच्छा है ना, वो परफॉर्मेंस अच्छी ही करेगा, ये फैक्ट है। तो लोगों को लगता है कि आप एरोगेंट हो, एटीट्यूड है आप में। हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब वो बहुत सारे लोग ये थॉट लेके मेरे पास आते हैं, जब हम लोग मिलते हैं बातें करते हैं, तब उनको पता चलता है अरे यार ये तो गलत फहमी फैला रखी है इनके बारे में। तो क्यों ऐसा लगता है लोगों को? आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक? मैंने सबका वो थोड़े उठा रखा है Fair, कि but... मैं हर चीज के सवाल का जवाब ढूंढता फिरूं अपने अंदर से। मैं क्या करूं? देखिए सर, आप बताइए, आपके बारे में तो 10 लोगों के 10 अलग अलग थॉट होंगे ना। आप जाके उनकी गलतफहमी दूर करेंगे क्या? इतना टाइम है क्या आपके पास? लेकिन जब मिलते होंगे आपसे तब उनको पता चलता है यार राज तो बिल्कुल यार हमारे जैसे ये बंदा है, तो है ना। सबसे बकवास स्टोरी कौन सी सुनी आपके बारे में आपने कि ये मेरे बारे में अखवा? मेरे बारे में तो मैं सच बताऊं कि ज़्यादा तो जो जितनी भी कंट्रोवर्सी उसमें मेरा 0% इन्वॉल्वमेंट था। सच्चाई तो ये है, मेरा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। और मैं अपनी स्टोरी खुद सुनो कि ये हो गया नवाज के साथ, ये मैं खुद अखबारों में पढ़ रहा हूँ अपने आप को, है मेरे साथ ही हो गया, मेरे साथ हो गया, मैं तो ठीक हूँ। शुरू में बड़ा दुख होता था जब आती थी कोई गलत स्टोरी आती थी, चीज़ आती थी, बड़ा दुख होता था। फिर 1-2 बार आई, फिर वो डर भी ख़त्म हो गया। आपको चाहे कोई गाली दे, कुछ भी बोले, कुछ भी फैलाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इसको इतना सैचुरेटेड कर देना सोशल मीडिया को भी। अब आपके बारे में कल को अगर कोई दूसरी स्टोरी आने लगे ना, आप अरे ठीक है मेरा नहीं हुआ ना, तो फिर काहे को मैं, लोग तो कर ही रहे ना, ठीक है कर लो। कोई भी आप चीज़ डाल दो, 70 गालियाँ आपको पड़ती हैं। आप देखो खोल के उनको कि गाली कौन दे रहा है, पता चला वो सिर्फ बनाया गया, वो कोई दे नहीं रहा आपको गाली, वो जस्ट बनाया गया वो अकाउंट आपको गाली देने के लिए। तो कोई होगा पीछे आपके जिसको आपसे कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सो ओके। कभी ऐसा नहीं लगता क्लियर करता हूँ यार मैं बताऊँ? नो क्लैरिटी नहीं सर, मैं तो कोई क्लैरिटी नहीं करना चाहता। जिसको जब मैं तो आप 5 गाली या 10 गाली दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू वेरी मच, ऊपर वाला आपका भला करे, मेरा तो कर ही रहा, आपका भी करे। है ना। मेरे को पॉडकास्ट पे ही एक एक्टर आए थे, उन्होंने बोला था, मैंने उनसे पूछा था ये, तो बोलते कि यार मैं बहुत हेट होता हूँ मार्केट में, तो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे? बोले यार मैं हेट हो रहा हूँ, इससे बढ़िया बात क्या है, क्योंकि मैं रेलेवेंट हूँ। सही बात है। मैं जिस दिन हेट, चलो ठीक है तुम प्यार करो हेट करो, कुछ मेरे को कुछ कर तो रहे हो। मेरे धंधे के हिसाब से तो मैं बहुत रेलेवेंट हूँ। सही है, और क्या। तो ऐसा लगता है आपको कि नहीं बुरा लगता है? कौन कर रहा है? आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी अगर इस तरह की बात करेगा तो मैं एक बात सोचूंगा, है ना, क्या कुछ गलती हो रही है मेरे से। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ओपिनियन भी उस इंसान से लेना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो, अगर सक्सेसफुल है उससे ओपिनियन लो आप, क्योंकि उसने पूरी जर्नी देखी है ना। अगर वो आपसे किसी बात पे आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बोले तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो अगर बोल रहा है तो यानी कि इसका मतलब थोड़ा कुछ गलत हुआ है आपसे। अब अगर कोई इधर का रैंडम आदमी कोई भी बोल रहा है, आपको गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? दे रहा है ना, अच्छी बात है, गुड, ठीक है। और जो सक्सेसफुल है, जो कुछ फोड़ रहा है लाइफ में, उसके पास टाइम नहीं है सर, बिल्कुल भी, ऑफ कोर्स कोई मतलब नहीं सर। 24 घंटे आपको भी मिले था, 24 घंटे हमें भी मिले इस दुनिया में। जिसके बहुत टाइम है वही बैठ के, है ना, आपको भी उतना ही ऊपर वाले ने उतना ही टाइम दिया, है ना, और जो बैठा हुआ गाली दे रहा उसको भी उतना ही टाइम मिला। उसने टाइम में वो कुछ कर सकता था पॉजिटिव होके। अगर आप पॉजिटिव है लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं, आप किसी को गाली नहीं देंगे, अब तो पता है
आप किसी को दे ही नहीं सकते। जो वाकई लाइफ में कुछ करना चाहते हैं वो इंस्पायर होते हैं और उसको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में उतारते हैं उस चीज को और आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं और एक दिन कामयाब हो ही जाते हैं। लेकिन जिसने ठान ली कि मुझे कुछ करना है, नहीं सिर्फ गालियां देना है, उसने तो ठान ली, उसको तो कुछ होने वाला है ही नहीं लाइफ में। वैसा ही हो गया। हाँ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, हम लोग पता नहीं कितने लोगों से इंस्पायर होते थे। एक कोटेशन अगर कॉलेज की वॉल पे लिखी, उससे भी इंस्पायर होते थे हम लोग। यस। तो थैंक गॉड इस तरह का एटीट्यूड था हमारे अंदर, हमारा माइंडसेट वो था। अगर मैं अपने यंग एज में लोगों से नफरतें करने लगा तो भाई अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, कहाँ पहुंचूंगा, कहाँ मैंने तो खत्म कर लेना, पर ये द्वार बंद कर लेना। ट्रू। हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट? मुझे हर इंसान जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, वो मुझे हर आदमी इंस्पायर करता है। चाहे वो कारपेंटर क्यों ना, चाहे वो मैकेनिक क्यों ना हो। अगर वो लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई मैकेनिक है और दूर से बताते कार में ना ये प्रॉब्लम है, मुझे उस आदमी पे वो आ जाता है, मैं इश्क हो जाता उस आदमी से। क्या टैलेंट है इस आदमी के पास, कि देख के बता दिया। क्या एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्टीज जो होती है ना किसी भी फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, मेडिकल में हो, किसी भी चीज़ में, चाहे क्राफ्ट में हो, जब उसमें फाइन ट्यून हो जाती है ना जिस आदमी की, उस आदमी से मैं इंस्पायर होता हूँ। जूता सी रहेगा आदमी, ऐसा जूता सी देता वहां से फटता ही नहीं, भले ही दूसरी जगह से फट जाए, लेकिन वहां से नहीं जहां से उसने सिया। उस आदमी से इंस्पायर होने का मन करता है कि यार ये है। गिव मी वन एग्जांपल, वन एग्जांपल ऑफ एक्टिंग, वन एग्जांपल ऑफ लाइफ, जहाँ पे किसी एक इंसान से इंस्पायर हुआ और बहुत ही बढ़िया लगा देख के। जैसे हमारे यहाँ था हमारे गांव में एक मैकेनिक था, वही जो मैं बता रहा था, वही उससे वो मैं सच बताऊं, वो हम जब गाड़ी वाड़ी, हमारे एक टूटी फूटी सी कार थी, हर 8वें दिन जाते थे हम लोग इधर उधर मैकेनिक के पास, फिर ख़राब हो जाती थी। एक दिन हम लोग गए एक बंदे के पास, वो मुश्किल से 22-24 साल का लड़का था, उसके पास गए तो उसने खोला तो खोलते देखते बता दिया कि हर हफ्ते ख़राब होती है, उसके पास लेके जाते हो, ये वो, इसकी प्रॉब्लम ये है ही नहीं। बोले क्या प्रॉब्लम है? तो साइड से उसने कुछ गेयर वेयर कुछ इस तरह का कुछ स्टेपनी चेंज की, ठीक हो गया। उसके बाद ख़राब ही नहीं हुआ कभी, सिर्फ खोलते ही बता दिया था उसने। तो ये हुआ। और लाइक फॉर एग्जांपल एक्टिंग में मैं एक एक्टर से, जैसे अभी मैंने बताया विजय शुक्ला एक एक्टर थे, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उससे मुझे सबक मिला कि जो वाकई अच्छा एक्टर हो ना, वो दिल का बहुत ही अच्छा होता है, दिल से बहुत अच्छा होता है। वो ऐसा इंसान था कि उसने आपसे पैसे लिए कि राज जरा मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको 17 तारीख को वापस कर दूंगा, ठीक है। वो आपसे 100 रुपये लेके शराब ले आया, शराब लेके अपने दोस्तों को बुलाए, पी ली। लेकिन जब 17 तारीख आई जहाँ उसको पैसा वापस करना था, उसने किसी और से लेके आपका पैसा वापस कर दिया। तो जबान का पाबंद भी था और उस पैसे से उसको भी शराब पिलाता था जिससे उधार लिए, और बाकी सब लोगों को पिलाता था। तो ऐसा इंसान था। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर, सेलिब्रिटीज, इन सब के बीच में आई न्यू, कभी ऐसा लगा किसी रूम में इन्फीरियर कि मैं तो छोटा इंसान? जहाँ मुझे फील होगा वहाँ मैं छोटा हो सकता हूँ, वहाँ जाता नहीं हूँ मैं अपने वाइब के लोगों में जाता हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं बिजनेसमैन लोगों या दूसरे फील्ड के लोगों से आज तक मैं मिला नहीं हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। ना मुझे शौक है, मुझे आर्टिस्ट इंसान हूँ, मुझे आर्टिस्टों में बैठने का शौक है ना। कोई म्यूजिशियन हो, आर्ट पेंटर हो, है ना, डायरेक्टर हो, स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर हो, कोई भी हो, इन लोगों के बीच में बैठना, एक्टर्स हो, उन लोगों के बीच में बैठना मुझे पसंद है। बाकी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उस वक्त के लिए वक्त लगेगा। अगर मैं सबसे मिलते चलूँ बहुत वक्त लग जाएगा। मेरी दुनिया ये है, मुझे इसमें बैठना अच्छा लगता है, ये मेरा सब कुछ है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, और उसी तरह के लोग चाहिए मुझे। आर्टिस्ट लोग बहुत पसंद है। बीइंग एन आर्टिस्ट ना, ये अमेजिंग चीज़ है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब आपके आगे से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन गुजर जाए, आप शॉक्ड हो जाते हो, माय गॉड इतना बड़ा बिजनेसमैन है यार ये। कोई ग्रेट लीडर, मतलब कोई नेता निकल जाए आपके आगे से, माय गॉड बड़ा नेता है भाई ये। दुनिया कोई भी आदमी निकल जाए आप चौंक जाते हैं, लेकिन जब आर्टिस्ट निकलता है ना आगे से, आपके फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है।
जो एक्टर्स को, आर्टिस्ट को जो ब्लेस्ड किया है ना ऊपर वाले ने, इससे अच्छा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। कोई अगर ये देख रहा है और उसको फील होता है कि वो किसी रूम में जाता है और उसे इन्फीरियर लग रहा है, छोटा लग रहा है, उसको अपने आप को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या खास बात है। और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, ज़रूरत होती है उसको समझने की, उसको समझ जाए बस। वो नहीं है किसी में तो कुछ पैदा करे। अव्वल तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोग जो है ना इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन खूबी उनकी कुछ और होती है। वो जब उस सही सुर पता चलते तब उनको रियलाइज हो, माय गॉड इतने साल मैंने इसमें वैसे भी गंवा दिए। हजारों लोग ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे वो कोई मतलब नहीं उनका, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ और चीज है, वो पता नहीं क्यों काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो करेक्ट फील्ड में आते, करेक्ट नोट, करेक्ट सिंक में होते हैं, तब पता चलता है माय गॉड ऐसे जो रिएक्शन ऐसा फास्ट होता है, फिर बड़ा रिजल्ट मिलता है। हाँ, बड़ा रिजल्ट मिलता है। तो आप देखें अरिजीत का एक इंटरव्यू है, अरिजीत सिंह का, वो इतनी अच्छी बात बोली कि मेरी वॉइस ऐसी नहीं थी, मैंने बनाई है ये। आई वाज लाइक माय गॉड यार, कितनी खूबसूरत आवाज है उनकी, और वो बनाई भी आज प्रैक्टिस के थ्रू बनाई उन्होंने। तो क्या कुछ नहीं कर सकते आप प्रैक्टिस से। ट्रू। मतलब मैं सब मैं मेरे ख्याल से मेरे कस्बे का सबसे डल आदमी था, मैं बेवकूफ किस्म का इंसान था। मैं प्रैक्टिस के थ्रू यहाँ तक पहुंचा हूँ। आप सोचो, एक से एक स्मार्ट बंदा है, बच्चे आज की डेट में, और वो प्रैक्टिस के थ्रू कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। सोचो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्टर बनते हैं तो आप कहने की, अगर आप सीरियस हैं, आपकी सीरियसनेस पता चलती है जब आप वर्कशॉप करते हैं, जब आप कहीं से ट्रेनिंग लेके आते हैं। इट मीन्स कहना कि आप सीरियस हैं उस चीज़ के लिए ना, तो वो होना ज़रूरी है। ऐसा थोड़ा ही कि भाई आपने कुछ किया नहीं और आप आगे जो है चाहते हैं कि मैं एक दिन स्टार बन जाऊं, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आज देखो ना, जितने भी एक्टर हैं, चाहे वो स्टार्स के बेटे हों, चाहे वो कोई भी हो, बाकायदा ट्रेनिंग का एक कल्चर है। ट्रेंड होके आते हैं, या स्पेसिफिक फिल्म जो कर रहे हो तो उसकी वर्कशॉप करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्टर्स के ऐसे नहीं, पहले तो ऐसा होता था चलो भाग के बम्बई पहुंच गए, स्टार हो गए। आज का जो एक्टर है, चाहे यंगस्टर्स हैं, वो बाकायदा ट्रेनिंग, वर्कशॉप, थिएटर, ये सब करके आते हैं, विच इज़ गुड। अच्छा, आने वाले वक्त में बहुत अच्छा माहौल बनेगा ना। डू यू फील टुडे ज़्यादा ट्रेनिंग इसकी मिलती है कि तुम ब्रांड कैसे बनो, PR? नहीं, वो लाइक तो यू बिकम अ ब्रांड देन ट्रेनिंग ऑफ एन एक्टर। एंड ऑफ द डे तो सर आपका जो ओरिजिनल माल है वही बिकने वाला है। वो कितना भी आप कर लो, ऑफ कोर्स ये वर्क करती होंगी डेफिनेटली, बट कुछ वक्त के बाद जो है ना, बाय द टाइम ना, लोग पहचान जाते हैं। 4-5 साल के बाद, 4-5 साल तक कर सकते हैं आप अपनी ब्रांडिंग, ये वो मार्केटिंग, PR कर सकते हैं। एक दिन तो खुलना ही है, एक दिन तो एक्सपोज होना है चीज़ें। अगर इसी चीज़ पे आपका बिलीफ है तो ये बिलीव ना बहुत ही कम दिनों का है, कर तो देगा काम, बट आने वाले वक्त में ये क्या होता है कि फिर क्या, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। और पानी जो अपना साचा खुद ढूंढ लेता है, जहाँ भी जाता है वहाँ की शेप ले लेता है। आपने ब्रांडिंग की, ये एक कैओस मचा दिया, एक धूल उड़ी, जब वो सेटल डाउन होगी तो आप दिख जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं, क्योंकि अगर वो इतनी कर लेते हैं 3-4-5 साल की, लोगों को आदत हो जाती है, फिर वो उसी के लिए देखते हैं उन्हें कि थोड़ा इनको शायद तगड़ी एक्टिंग नहीं आती, बट ये एक स्टाइल है, हमें मजा आ रहा है। नहीं, जब उनके सामने जब किसी दूसरे एक्टर की बातें होती ना, तब उनको भी खुद को भी पता होता है कि यार मैं ठीक है, मैं हूँ, लेकिन एक्टर तो वही है। हाँ, ऑडियंस सर 10 समझदार बंदे हों, आपको समझ जाएं, उससे बड़ी सक्सेस नहीं है। वरना भीड़ तो फिर भीड़ होती है ना। मेरे को तो 10 समझदार बंदे समझते हैं, काफी, इतना बड़ा हम नहीं सोचते कि भाई मैं भीड़ पसंद करे, ये करे, वो करे। थैंक यू। ऑडियंस में से कुछ काबिल बच्चे हमें समझ जाएं कि भाई हम ठीक ठाक एक्टर हैं, काफी है इतना। थैंक यू वेरी मच। फोड़ने वाला कभी बोलता नहीं है, फोड़ देता है। जैसे आपके रोल्स हैं, मैन विद पावर, ईगो, थोड़ा अंदर से एंटी हीरो, थोड़ा अंदर से एक स्ट्रगल होती है कहीं ना कहीं पावर और हसल की। इज दैट उसमें कभी ऐसा लगता है कि ये तो सच्चाई है, मेरी निकल रही है?
मेरी क्या हो तो हजार, इसलिए अगर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उनकी भी सच्चाई वही है, इसलिए तो पसंद कर रहे हैं ना, वो रिलेट कर रहे हैं उससे। कि अंदर कुछ वो दबाव ट्रॉमा आता जो है या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है ना, वो सच्चाई है, वो सच्चाई लग रही होगी ना उनको है। कहीं ना कहीं। झूठ तो नहीं लग रहा ना, लेकिन सच्चाई लग रही है यार, ये अंदर की बात बोला लेकिन बात तो सही गई, इसका मतलब बात जा रही है लग रही है लोग। और आपके अंदर की बात ना, अगर आप अंदर से बोलते हैं समझ तो सब जाते हैं, भले ही आपको फिर क्रिटिसाइज करें व्हाटएवर, जो कुछ भी करें वो दूसरी बात है, बट समझ तो सब जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी ऐसा हुआ कि अकेले कमरे में जाके डिस्कस तो करते हो, हाँ यार ये जैसे कर रहा है मेरी भी तो वही मैं भी ऐसे भाई अंदर से तो यार बात तो सही कह रहा है यार, मेरे गुस्सा अंदर आता तो गाली तो निकलती है ना। ये ऐसे ही गुस्सा मैं बाहर तो बोलना पड़ेगा, नहीं सच हो। हाँ, आप 2-4 लोगों के साथ बैठ के भले ही आदर्शवादी बात करने लगे, लेकिन जब आप कमरे में जाते हैं ना तो वहां तो पता चल ही जाता है, नहीं यार मैं, वो बंदा है तो सही है, दिल पे लगनी चाहिए बात, वो है। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे डार्क कैरेक्टर करते करते खुद ही बन गए वो मूड हो जाता है, जो आप बोल रहे हो ना, कभी कभी ऐसा हो जाता होगा, वो मूड होता है, और मूड बहुत डेंजरस होता है एक्टिंग में, मूड प्ले करना। यानी कि अगर मैं जिस रोल में उतर गया, मेरे को आपको ऐसे मारना है, चाकू मारना है, तो मैं तो मार ही दूंगा फिर, क्योंकि मैं तो रोल में उतर गया। लेकिन एक एट द सेम टाइम एक अवेयरनेस आई होती है, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, वो आपको बताता नहीं ये एक्टिंग कर रहे हो आप। मैं जब रमन राघव कर रहा था, फैजल कर रहा था, गणेश गायतोंडे कर रहा था, बाला साहब ठाकरे कर रहा था, मंटो कर रहा था, तब मैं वो लेके जाता था घर। उन 3 महीने तक मुझे उसमें रहना, मैं ये नहीं कि मतलब बिल्कुल उसे मूड में बिल्कुल ऐसे नहीं, एक अनकॉन्शियस माइंड में कहीं रहता था वो कैरेक्टर 2-3 महीने की। एक बार बताओ, मैं तो डार्क रोल करके मतलब अंदर से बिल्कुल कैथारसिस हो जाता है ना, हाँ है मैं तो बहुत ही अभी बिल्कुल ऐसा हो गया हूँ। लेकिन जिनका निकला नहीं अभी तक उनका क्या होगा वो ज्यादा डेंजरस है। फिर तो सबसे ज्यादा कौन सा रोल अफेक्ट करा, रमन राघव की ये? रमन राघव और हाँ, अफेक्ट तो रमन राघव ने बहुत किया। क्या अफेक्ट किया? मतलब जिस तरह की उसकी प्रिपरेशन की थी, मैं उसी उसमें रहने लगा था उस दौरान, तैयारी करते हुए जब, तो उसका एक बार मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, फीवर हो गया था मुझे शूटिंग के दौरान, तो मैं बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ हूँ और मैं डायलॉग मेमोराइज कर रहा हूँ उसके, क्योंकि मेरा थॉट ये था कि जो मेरा रमन राघव का जो रोल कर रहा हूँ, मेरा बिलीफ होना चाहिए, उस बिलीफ का चक्कर में बिलीफ होना जरूरी है। मैं रमन राघव हूँ, मैं रमन्ना हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो इतना ज़्यादा मैंने अपने सर पर उठ लिया था, और बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, तो उसमें वो बिलीफ ना मेरे अंदर से गया ही नहीं, वैसा हो गया था। तो जब देखा, लोगों ने देखा कि यार ये तो बड़बड़ा रहा है, तो बताया, फिर पता चला कि यार ये तो ज़्यादा ही कुछ चला गया था। लेकिन उसके बाद ठीक हो के अपने जब ख़त्म हुई फिल्म, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आपकी लाइफ में हम नहीं, आप हमारी लाइफ में ख़त्म। एंड किसी रोल से ऐसा है कि कुछ अच्छा ले लिया और ज़िंदगी भर रख ही लिया अपने पास? जैसे आई वॉज रीडिंग वन इंटरव्यू जैक निकलसन का, उनकी एक मूवी है फ्यू गुड मैन ही, हाँ, जिसमें वो लास्ट में कोर्ट का सीन होता है, और वो अपनी जो गलत काम करते हैं उसको ड्यूटी का नाम देके जस्टिफाई करते हैं, एंड देन फिर वो एंड में उससे सवाल पूछता है, बोलता है मेरे को तेरे को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को नहीं पता मेरी ज़िंदगी में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो चुप रहे, तेरे को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। एंड देन वो बताते हैं कि उस रोल क्या दैट अनलॉक्ड सो मच कि लाइफ में कोई उनसे ज़्यादा पूछना था, एक्सप्लेन नहीं करते थे वो, बोले मेरे डिसीजन है, तुमको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ, मैं कोई आई डोंट ओ अ जस्टिफिकेशन टू यू। लाइक दैट बिकेम हिज पर्सनैलिटी लेटर ऑन, एंड अनलॉक, बोलते बहुत लेट अनलॉक हुई, बट इट्स अ ग्रेट थिंग दैट ही लर्न फ्रॉम इट। आई थिंक मुझे वही लगता है कि आप कभी किसी कैरेक्टर से कुछ चीज़ लेते हो तो वो भी आपकी लाइफ से कुछ चीज़ लेके जाता है, और गिव एंड टेक है ये, आदान प्रदान होता है चीज़ों का, वो होता है डेफिनेटली। बहुत सारे जब आप बहुत अच्छे कैरेक्टर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिस मैंने आपको बताया था, शुरू में बताया था कि मेरा एक दोस्त था मदन, जो रामलीला में
भगवान राम का रोल करता था। आदर्शवादी बन गया। हाँ सर, उनकी जिंदगी में वो मेरे ख्याल से कोई वो थे, कोई उस वक्त पे 15-16 साल का लड़का था वो, लेकिन रोल करते करते ना उसका इतना बिलीफ था उस रोल में, भगवान राम के रोल को उसने इतना अपने अंदर ले लिया कि वो उनका वॉक में भी, बात करने के ढंग में नहीं, वो सारी आदर्शवादी चीजें आने लगी थी, पता है। इसीलिए सब लोग उनसे मैं मेरे जैसा आदमी उनको ऐसे देखता था, यार ये आदमी मेरा दोस्त है, लेकिन कितना वो नॉर्मल से लुकिंग वाला बंदा था, लेकिन मेरे को खूबसूरत लगने लगा था वो, क्योंकि भगवान राम का रोल करता था वो, है ना। मैं उसका एक ऐसा साथी था जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो आज भी हैं, मदन नाम है उनका, मेरे गांव में रहते हैं वो। मेरा ये था कि मैं इसके लिए कुछ भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे पसंद था वो, क्योंकि वो भगवान राम का रोल करता था। उनकी लाइफ में खुद वो आज भी मेरे ख्याल से, अभी मैंने बहुत टाइम से उनको देखा है, बट मेरे सामने जब भी वो रहे, वो पता नहीं वो बच्चा कैसे था, लेकिन रोल करते करते ना उसकी लाइफ में वो वैसे ही हो गए थे, पता है, आदर्शवादी टाइप हो गए थे। तो ऐसा आपके साथ हुआ है कोई किसी रोल में? जैसे बाला साहब का जब मैं रोल कर रहा था, तो आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर की तो बाला साहब वाले रोल के लिए की, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मिमिक्री ना करूं, मैं भी दिखूं और लगे कि बाला साहब हैं, तो उसके लिए वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। वो रोल के दौरान 3-4 महीने की शूटिंग हुई थी, 3-4 महीने बिल्कुल मैं बाला साहब की तरह ही बैठना उठना मेरा ऐसा रहता था। तो वो रोल कुछ दिन तक रहा मेरी लाइफ में, फिल्म की शूटिंग के बाद भी 1-1.5 महीने तक मैं उसमें रहा ऐसे बैठ। फिर फाइनल, हाँ, मेरा बैठने का पोस्चर ये वो सब बिल्कुल बाला साहब जैसा हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे दूसरा जो रोल मिला, फिर वो फेड आउट होना शुरू हुआ लाइफ से। कभी अंदर से ड्यूरिंग बिलीव करने लगे कि करा कभी ऐसे कि तुम मेरे आसपास ही भैया चलाता हूँ इलाका, तुम कौन हो? नहीं ना ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ। गुड, तो मतलब निकाल देते हो, राइट? हाँ, निकालना जरूरी होता है। परेश रावल सर बोल रहे थे थोड़े दिन पहले कि उन्हें लगता है मेथड एक्टिंग कुछ नहीं होता। वो बोलते हैं कि हर एक्टर को बोले एक मेथड होती है, बट ये जो बोलते हैं ना मैं घुस जाता हूँ रोल में, बोलते वो नहीं होता, क्योंकि जब वो सीन कर रहे होते हैं एक्टर को उस टाइम में पता होता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, नहीं तो क्या चाकू मार दे वो। तो अगेन मैं वो भी बोला था ना, मूड सी मेथड एक्टिंग और मूड अलग होता है। मूड कभी प्ले नहीं करना चाहिए। ये हो गया मूड प्ले कर रहे हैं आप, इस मूड में आ गए और आपने घुसेड़ दिया। नहीं, मेथड एक्टिंग एट द सेम टाइम ये भी कहती है कि एक थर्ड आई है जो आपको अवेयरनेस रखती है आपकी, जो आपको रियल मोमेंट में रहने का, आपको पता है कि यहाँ पे ये है, कप है, इसमें पानी है, यहाँ पे ये सब कुछ मालूम है, अवेयर हैं आप। यहाँ पे आप बैठे, मेरे हाथ में चाकू है, मैं पकड़ के आपको मार रहा हूँ, अवेयरनेस है मुझे, नहीं ये यहाँ तक आनी चाहिए, इतनी टाइमिंग होनी चाहिए। मेथड एक्टिंग में नहीं आता, ये मूड है, ये मूड प्ले कर, ये होता है मूड प्ले करना, जो बहुत ही डेंजरस होता है और इट्स ए बैड साइन ऑफ। हाँ, तो he was also saying the same thing कि मतलब वो बेकार एक्टर है, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, नहीं तो घुसेड़ देंगे, मार देंगे तो मार ही देंगे फिर। ऑफ कोर्स आप घुसेड़ देंगे। सबको पता होता है, अच्छा एक्टर को तो पता होता है कहाँ पे क्या है, रुकना है, कब कट उसको करना है, कहाँ पे। हाँ, मैं मूड की बात बताऊं, मैं एक फिल्म कर रहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। कर रहे हो? नहीं, कर रहा था बहुत पहले। हम छोटे मोटे रोल कर रहे थे फिल्म में, हमने एक एक्टर को देखा, वो बिल्कुल सुबह शूटिंग होनी तो रात में आके बैठ गया वहां पे जहाँ शूटिंग होनी थी, पेड़ के पास, और बिल्कुल ऐसे रोल में था वो ना नहाया ना धोया, बिल्कुल मूड में आ गया था वो। कैमरा लग रहा है उसके, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, वो वहीं बैठा था। तो सीन ये था कि वो खड़ा होना है और चलना है उसको, ठीक है, शॉट में एक्शन बोला, डायलॉग बोला उसने खड़ा होके, और फिर चलना था, उसी शॉट में चलना था उसको। वो जैसे ही चला, एक गड्ढा था आगे, उसमें गिर गया वो, नहीं उसको उठाया गया वहां से। भाई ये आदमी शूटिंग से 5 घंटा पहले आके बैठ गया, उसको इसने ये भी ध्यान नहीं था इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पे, और गिर गया जाके उसमें, उसको निकाला हमने फिर उसमें से। ये हो गया मूड प्ले कर रहे हैं आप। आपको ये नहीं पता इतने मूड में घुस गए आप, क्या गड्ढा है सामने। सच में होता है? सच में, हाँ सच में वो गड्ढे में गिर गया कि आपको गड्ढा नहीं दिख रहा, आप खो गए। हाँ, खो गए उसमें आप। ये बहुत नॉर्मल है कि उसी के साथ ये बहुत नॉर्मल है कि सिर्फ उसी एक एक्सेप्शन था? हाँ, नहीं एक्सेप्शन होते हैं, नॉर्मल तो नहीं होते, बट कभी कभार होता है, मतलब गलत सोच लेते हैं मेथड एक्टिंग के बारे में, घुस जाते हैं। हाँ।
मैंने तो बहुत डेंजरस है, इसके हाथ में गनमन दे दी तो टाए अच्छा गड्ढा था हाथ में, अच्छा वो सीन नहीं गड्ढा था गया। मारने का, नहीं तो हाँ, गया। नहीं तो गए थे। कभी ऐसा हुआ है कि पैसे के लिए कोई रोल किया हाँ एंड देन यू रिग्रेटेड इट? हाँ, ऐसा भी हुआ। हाँ, कौन सा? कई बार हुआ, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। अच्छा, खैर हाँ। मेरे को पकड़ के क्योंकि बोलेंगे भगवान- इधर आए तो इधर आ। होता है, क्यों रिग्रेट किया? पैसे के लिए किया और बाद में रिग्रेट भी हुआ उसका, और ऐसे भी किया सोच के कि ये बहुत आर्टिस्टिक फिल्म है, वो भी रिग्रेट किया। उससे भी बड़ा अजीब सा लगा रहा है। मैंने तो सोच के किया था ये बहुत ही आर्टिस्टिक फिल्म है, ये तो बहुत बोरिंग हो गई। उस चीज को भी लेके बहुत रिग्रेट हुआ। बस परफॉर्मेंस पे रिग्रेट हुआ कि क्या मैं खुद को बेचा है फिल्म इसलिए? के उस पे कि वो उस तरीके से जिससे हम सोच रहे थे वैसे ही नहीं निकल गए उससे। तो जस्ट आउटकम पे, ऐसा नहीं कि आउटकम क्या यार मैं खुद को हम्म, ज्यादा पैसों के लिए हुआ है, हाँ ऐसा लगता है कभी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स बेच दिया मैंने। हाँ। हाँ तो क्या हुआ, बेच नहीं तो आए थे। बीच में बेच देना चाहिए अपने आप को। हाँ, मतलब ठीक है, पैसा तरह की- जरूरी है। हाँ, और इसलिए भी जरूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कमर्शियल मूवी की है और उसको अगर सपोज 100 लोगों ने देखी है उस फिल्म को, और मैंने जो एक छोटी फिल्म की है उसमें अगर वो 100 में से 5 लोग भी हमारी फिल्म देखने आ गए छोटी फिल्म को, तो अच्छी बात है ना, इट्स गुड यार, के क्या बुराई है इसमें, ठीक है ना। ट्रू। गुस्सा आता है आपको बेकार पिक्चर करने के बाद? हाँ, बहुत गुस्सा भी आता है, किस घड़ी में मैंने कर ली थी फिल्म, क्यों कर ली, क्या रीजन। अभी आपको गुस्सा प्रॉब्लम भी था ना, गुस्सा आता था बहुत? पहले आता था, अब नहीं, अभी बहुत सालों से छूट गया, अभी नहीं। जिंदगी ने इतने थप्पड़े मारे कि सब गुस्सा वुस्सा ना साइड में हो लिया। कभी रिग्रेट किया किसी पे डांटना चाहिए? हाँ, कई बार हुआ। गुस्से की वजह से? हाँ, गुस्से की वजह से डांटा, फिर बाद में हुआ यार क्यों डांट दिया मैंने। कब? भाइयों पे हुआ, 1-2 बार भाई पे हुआ ये वो, कि कुछ बोल दिया और हाँ कुछ बोल दिया मैंने, क्योंकि बड़ा भाई हूँ ना मैं। अच्छा। हाँ, तो गुस्सा आ ही जाता है। हाँ, मैं भी बड़ा भाई। बड़ा भाई। बड़े भाइयों का यही है, तो छोटे भाइयों को मालूम होता है। हाँ, कभी ऐसा गिल्ट बड़े भाई होने का आता है? जैसे हाँ, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग होता है, क्योंकि सब लोगों का एक्सपेक्टेशन मेरे से है एग्जैक्ट कि मेरे को संभाले, ये मेरे को, मैं रो रहा हूँ तो मुझे चुप करे, मैं मतलब वो खुद ब खुद नाराज हो जाते हैं मेरे से। मैंने भाई नाराजगी क्या बात है इसमें? बोले आपने आपने कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में, आपको एक बोलना चाहिए था, आप बड़े भाई हो। तो यार ये बड़ा भाई होने का ड्रामा यार कब तक करूंगा मैं। मैंने क्यों बड़े भाई होने का हाँ, ठेका ले क्यों रखा है? ठेका ले, वही होते हैं, वो चीजें होती हैं। और उनकी तो एक्सपेक्टेशन है कि बड़ा भाई है तो वो फाइनल डिसीजन तो ये लेगा टाइप। मैंने भाई तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीता हूँ। कई बार होता है ऐसा, बट एंड ऑफ द डे यही होता है, मैं ठीक है यार चलो निभा लो बड़े भाई होने का। तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है ऐसे एल्डर ब्रदर। कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि आप सबसे बड़े भाई हो गम ज़्यादा आपको ही खाना पड़ता है? ऐसा लगता है ज़्यादा करता भी मैं ही हूँ, पूरी फैमिली का उसके बाद ठेका मैंने, गाली- हाँ मैंने ही उठा रखा है, ऐसा लगता है। ये मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है, या हमारे क्लास का प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि बड़ा भाई जो है या बड़ी बहन तो वो सब कुछ करे, वो कोई गलत काम ना करे। एग्जैक्टली। छोटे कर ले भले ही, वो कोई गलत कदम ना उठाए, चाहे वो बहन बड़ी बहन हो चाहे बड़ा भाई हो, ये कोई गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। इनकी कोई लाइफ नहीं है। अगर उसका किसी से अफेयर हो गया, बंदे का है, बंदी का, बड़ी बहन का है, तो मतलब 100 बातें सुनाएंगे छोटे, और वो कर रहे हैं, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी कोई उनका है ही नहीं ना। उनका है। और आप बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो तो आपको ही सबसे आज्ञाकारी बेटा है बेटी होना है। आप ही को मम्मी की सारी बातें माननी है, मम्मी नाराज हो छोटे से तो बड़े को ही मनाना है कि आप जाने दो। कबीला का जो सरदार है वो अब आप हो, पगड़ी मैं आपको दे देता हूँ, अब ये जो सारी चीजें आप निभाओ, हम निकलते हैं, बाय बाय। अच्छा, और जिम्मा ना सिर्फ खुश करने का ही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी सब चीजों का जो की है बड़े भाई के जो पर्क्स होने चाहिए कि मैं बड़ा हूँ तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं सवाल आप तो खुश कर आप, सकते। हाँ That is, वो तो है, होता है आपके साथ? बिल्कुल ऑफ कोर्स होता है ये सबका, सब मेरे ख्याल से सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में है ये सब। तो ऐसे बड़े भाई ये सब प्रॉब्लम्स आपको आज भी फेस? हाँ आज भी। तो ऐसे बड़ा भाई क्या मेरा मन नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार? जो तू कर सकते मैं भी कर सकता हूँ ना। नहीं, आप नहीं कर सकता, आप तो बड़े भाई हो, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। What was the lowest point in your life? आई थिंक वही था 2012 से पहले था। क्या? बहुत बार ऐसा हुआ
के चीज़ें मिल गई फिर हाथ से निकल गई। तो मुझे लगा कि मेरे साथ लाइफ में कुछ होगा नहीं, कि ऐसा कुछ खास मुझे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरी नियति में ये है कि चीज़ें मिल जाती फिर छिन जाती हैं। उस वक्त पे हो रही थी ये चीज़ें। कुछ फिल्में मिली, छूट गई, कुछ काम मिलते थे, छूट जाते थे। एक दो फिल्मों का बात हो रही थी, वो चली गई, फिल्में निकल गई हाथ से, किसी और को ले लिया। तो ऐसा लगा कि शायद हमारे बस का नहीं है ये चीज़। और स्ट्रगल के दौरान कुछ फाइनेंशियली भी इतना वो था वीक, ज़्यादा अच्छी कोई कंडीशन नहीं थी। उस वक्त पे लगा था कि टूट से आपको हर किसी की लाइफ में टूट से जाते थे, यार कुछ होगा नहीं, शायद नियति है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैड लक है कुछ साल, ऐसा फील होता था। हाँ कुछ है, कुछ नहीं होगा। अचानक से कुछ आता था, नहीं शायद अब हो जाएगा। ये 7-8 साल ऐसे गुजर गए, उम्मीद में फिर छिन गया, फिर वो छिन गया, उम्मीद में छिन गया। फिर नॉर्मल से होता है, लेकिन नहीं, फिर मैंने मान लिया कि नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, नहीं होगा, अब थोड़ा मर थोड़ा नहीं जाएंगे, नहीं होगा तो करेंगे कहीं ना कहीं, तो फ्री में करेंगे, कहीं एक्टिंग तो करेंगे, जैसे सड़कों पे करें। बट जब चीजें मिली तब यकीन नहीं हुआ कि नहीं ये भी छिन जाएगा, इतना ऐसा हो गया था, या कुछ नहीं होगा इसका भी। अच्छा, ये बाद में स्क्रैप हो जाएगी, एक्टिंग कराने के बाद बंद कर देंगे कुछ भी है। ऐसा हुआ, वो गलती से हो गई। 2012 में 3 फिल्में मेरी रिलीज हुई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कहानी और तलाश। फिर तो बस यकीन हो गया कि नहीं, होते हैं चीजें, होती हैं अपने साथ, वक्त लगता है थोड़ा। बस इसी टाइम पे था जब आपको सुसाइडल थॉट आया था? नहीं, वो पहले, उससे पहले था। और पहले? हाँ, वो लोएस्ट पॉइंट नहीं था? लोएस्ट पॉइंट उससे आए थे 5 years पहले, उससे भी मैं तो 2000, क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग थे, दोस्त थे, मेरे एक्टर दोस्त थे, वो टप करके जा रहे थे। मतलब? हाँ, कोई किसी एक्सीडेंट में मर गया, मेरा एक दोस्त था पागल होके मर गया। आसपास के जो 2, 4, 5, 6 लोग थे उनको मैंने ऐसे देखा। मतलब हमने क्या, बहुत सारे एक्टर्स थे हम लोग, हमने आसपास के एक्सीडेंट में, सुसाइड में? एक उसमें मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, एक पागलपन में खत्म हो गया, एक शराब पी के खत्म हो गया, एक ये सब पी के खत्म हो गया। तो ऐसे में देख रहा था, मैं क्या देख रहा था, बहुत सारे एक्टर थे उस वक्त, हम साथ में ही आसपास ही रहते थे, तो हम देख रहे थे ऐसे ऐसे जा रहे हैं। उस वक्त पे हुआ था, और मैं बहुत वीक हो गया था, पतला दुबला सा हो गया था, बिल्कुल बाल ऐसे पकड़ूं तो मेरे हाथ में आ जाते थे ऐसे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा, दोस्तों का बड़ा दुख सता रहा था। तो मुझे भी लगा कि मैं भी चले जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर रहता था बहुत ज्यादा, कि मैं देख लूं, लाइट वाइट देख लूं, बसेस, ऑटो, ये वो सड़कें देख लूं, ताकि मरते मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। सच में? हाँ, तो रात के 1-1, 2-2 बजे घर पे आके सोते, ताकि देख लूं, जी भर के देख लूं चीजों को। तो उस वक्त पे क्योंकि माहौल ऐसा हो रहा था ना, क्योंकि दोस्त यार, आसपास के लोग बेचारे, कोई पागल हो रहा है तो सहम गए, डर गए। कोई इतनी शराब पी रहा है, तो बेहोश पड़ा हुआ, बिल्कुल उठा के लेके आ रहे हैं उसको, ऐसे सब हो रहा था। अब तो देखो बहुत आसान हो गई चीजें, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, पहले तो फिल्म ही थी। पर एक टाइम था ना जब रेल की पटरी के साइड में खड़े थे, थिंकिंग सुसाइडल थॉट था, फिर आप वापस आ गए? हाँ, मतलब रेल जा रही थी, ऐसे मीरा रोड पर रहता था मैं, रेल जा रही थी, ट्रेन, और थोड़ा सा टूटा हुआ था मैं। ट्रेन देखी मुझे, ऐसे चला जाऊं क्या, मतलब एक्टिंग तेरा बाप करेगा ये सोच के मैं पीछे हट गया। गुड, नाइस। बट हार्ट ब्रेक हुआ है? हाँ, तो कई बार हुआ अपना। तो सबसे बुरा कब है? सबसे बुरा? मुझे तो लगता है हर बार बुरा ही होता है हर बार यही लगता है, सबसे बुरा यही है। हर बार इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ, हर बार इंटेंसिटी नहीं, बट अब नहीं, बट फाइनली ये सब चीज़ों से मैं परे हो चुका हूँ। मुझे अपनी काम पे फोकस करना है, अभी अपने आप पे फोकस करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बताया ना, बहुत ओवररेटेड हो चुकी है चीज़ें। वैसे जब हार्ट ब्रेक होता है तब क्या फील होती? उस वक्त क्या फील होता था? उस वक्त दुनिया छिन गई, मेरी दुनिया यही थी, छिन गई। बाद में पता चलता है कि नहीं यार और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। एक बार बचपन में आपने किसी लड़की को ये बोला था ना, टीवी पे आऊंगा,
हाँ तो गांव की बात है मेरे। क्या है वो? अभी क्या हुआ, जब तो कृषि दर्शन आता था, दूरदर्शन एक ही चैनल था, तो वो वहां से निकल के टीवी देखने जाती थी, बीच में मैं आ जाता था। मैंने यार बात करो ना मुझसे कि नहीं मुझे कृषि दर्शन देखना है। मैं कृषि दर्शन में वो बाबा जी बैठ जाते हैं आके, वो सुनाएंगे दो चार, तो तुझे क्या मतलब खेत में जाके वो पौधे वौधे लगाने हैं? बात तो कर ले। हाँ। तो बात नहीं करती थी, चले जाते। मैंने एक दिन गुस्से में बोल दिया उसको, मैंने एक दिन टीवी जाती है ना तो एक दिन तुझे टीवी में आके दिखाऊंगा। और बोल दिया, भूल गया। उसके बाद 20-22 साल के बाद जब टीवी पे प्रोग्राम आया, 20-22 साल, 12-15 साल के बाद टीवी पे मेरा प्रोग्राम आया, तब मुझे ख्याल आया यार मैंने तो बोला था किसी को कि तुझे टीवी पे आके दिखाऊंगा मैं। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार उसको बोल मैं टीवी पे आ रहा हूँ। कहने भाई उसकी शादी हो गई है अभी, उसके बच्चे हैं। मैंने तेरी किससे शादी की? बोले मौलाना है जिससे शादी की। अरे भाई फिर तो दूरी रहो। ऐसा नहीं वाला कि बोलना सब परिवार देखे। कभी लगा दिमाग में आया था ये कि बोलूं के से परिवार आमंत्रित हैं मेरे प्रोग्राम के लिए, बट इतनी हिम्मत पड़ी नहीं। कभी किसी ने डाउट किया था बचपन में, उसको बताया वापस फिर बाद देखा आज कहाँ पहुंच गया तेरा भाई? मेरे जो फादर थे उनको थे तो बेचारे बहुत अच्छे वो, बट उनको ये था कि ये बड़ी बड़ी हिंगा आगता बेचारा हर बार असफल हो जाता और हो भी जाता था। मैं फैक्ट है, उनको मेरे पे ना वो आने लगा, रहम तरस आने लगा मेरे फादर को उससे। तो मैं फादर को बोलता था, बोले अब की बार हो जाएगा काम। बोले ठीक है कोई बात नहीं। मैं आता था फिर खाली हाथ चला जाता था। तो मेरे बाप ने बोला एक दिन, अबे चील कौवे हाथी घोड़े शेर सब आ गए टीवी पे, डिस्कवरी देखते थे ना वो। बोले सब आ गए, तू कब आएगा? जब आए तब कैसा रिएक्शन था? नहीं वो जब आए तो तब थोड़ा सा वो हुए। तो फिर क्या हुआ, मेरे शुरू में जो मिल रहे थे ना मुझे पिटने वाले रोल मिले थे। मैं जहाँ भी देखूं पिटाई कर रहे हैं मेरी। अच्छा। सरफरोश पहली फिल्म, उसमें भी पिट रहा हूँ। फिर मुन्ना भाई MBBS, उसमें पिटाई हो रही मेरी। फिर 1-2 और रोल किए, उसमें पिटाई। जब भी फिल्म आ रही पिटाई, कोई चोर बना देता तो क्रिमिनल बना देता, कोई कुछ बना देता, कोई जेब कतरा बना रहा था, मेरे पिटाई हर जगह पिटाई। और मेरे गांव में लोग फिल्म देख के आते थे शहरों से, वो बोलते थे मेरे फादर को, बोले आपका लड़का तो पिट रहा है फिल्मों में। हर साल यही बोलते थे आके कि तुम्हारा लड़का तो पिट रहा है फिल्मों में। तो वो परेशान हो गया। अब हमारा वेस्टर्न यूपी का कस्बा था, अब वहां पे अपना आपको कोई काम आंकता ही नहीं। तो मैं गया अपने गाँव, फादर ने मुझे बैठाया, वो मैं बैठ गया। ये क्या कर रहा है तू उधर फिल्मों में? मैंने क्या कर रहा हूँ? तो बोले सब लोग बोलते आपके बच्चों को पीट रहे हैं, ये पिटाई वाले रोल क्यों करता है? बोले मिलता ही नहीं और कुछ क्या करूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। यहाँ पे मत आया कर यार, पिटा के आ जाते हैं यहाँ पे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं वापस आ गया। उसके बाद मैं 5 साल गया नहीं अपने गाँव। 3 साल तक मैं गया नहीं अपने गाँव। फिर मुझे गैंग्स ऑफ वासीपुर मिली, और गैंग्स ऑफ वासीपुर में मैं पीट रहा हूँ सबको, गोली मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो रिलीज हुई तो मैंने फादर को फोन किया, मैं आ रहा हूँ। मैं गया, बोले अब बताओ। हाँ ये काम तो तूने अच्छा किया। तो वहां पे गांव में ऐसा है एटीट्यूड लोगों का कि बेइज्जती नहीं होनी चाहिए अपनी। हाँ कभी बोला पापा ने कि प्राउड है वो आपके लिए? मेरे सामने नहीं बोला, फिल्में देख के आते थे। कहानी देखी उन्होंने, गैंग्स ऑफ वासीपुर देखी, माझी देखी। माझी लास्ट थी उनकी फिल्म देख के, वो भी 2013-14 के बाद वो उनका देहांत हो गया, चले गए। कभी नहीं बोला मुझे उन्होंने कभी भी। हालांकि होता था उनको थोड़ा सा अच्छा देख के मुझे पता चलता था, जो उनकी स्माइल थी उससे पता चलता था, बट कभी बोला नहीं उन्होंने कि हाँ प्राउड, गुड यार बढ़िया कर रहा, ऐसा कभी नहीं बोला। कभी लगता था बोले? मेरा तो बहुत मन करता था कि बोले, बट उनकी स्माइल में पता चल जाए, उसमें खुश हो जाते थे। उतना ही बहुत। हाँ उतना ही बहुत था। मम्मी ने बोला कभी? मम्मी तो बोल बोल के थक जाती है माँ तो। इतना बोल, मेरा राजा बेटा, स्टार मेरा ये। मैंने कहा भी बहुत हो गया। आज भी हाँ आज भी ऐसे। अभी मम्मी जब बात बोलती है, तारीफ करती है, तो एक्टिंग पे तो तारीफ नहीं करती होंगी, यही बोलती होंगी कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये है, वही है उनका।
मैं तो ये एक किक फिल्म मैंने की थी, तो किक में मैं एक सीन था, नोटों पे बैठा हुआ मैं ऐसे अच्छे कपड़े पहन के, मेरी माँ देखने गई फिल्म, आई देख के मैंने कैसे लगी, मुझे बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया काम लगा तेरा मुझे। मैंने सबसे बढ़िया क्या लगा, बोले सबसे बढ़िया वो वाला सीन लगा जो तुम हजारों हजारों के नोटों पे बैठा था ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। मैंने वो क्यों चला, बोले इतने सारे नोटों पे जो बैठा था तो अरे ये देखो किसी को क्या सीन अच्छा लग जाए कि मुझे राजा बेटा दिख रहा था मेरा, कि देखो नोटों पे बैठा हुआ है तुम्हारा। कोई मिस्टेक है आपकी विच यू फील की गलती कर दी लाइफ में? मेरा एक दोस्त था, बहुत मेरे ख्याल से उससे ज्यादा वो मुझे बहुत प्यार करता मेरा दोस्त, बहुत ज्यादा, मतलब, और वो और मैं बैठ के मतलब घंटों घंटों बहुत बातें करते थे लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, हर चीज के बारे में बातें करते थे। तो मतलब ऐसा लगा उसका थॉट और मेरे बहुत ही सेम थे ऑलमोस्ट, है ना। जब उसकी न्यूज़ मिली, वो गुजर गया वो, तो जब मुझे न्यूज़ मिली और मेरे पास वक्त था, मैं मिल सकता था उनसे, उनकी उस पर जा सकता था, मैं गया नहीं, तो उसका रिग्रेट मेरे को आज तक है बहुत। और मैं जानबूझ के नहीं गया था क्योंकि मेरे पास वक्त था, मैं जा सकता था। तो क्यों नहीं गए? मतलब मैं सामने नहीं कर सकता था उसको इस तरीके से, मतलब इस हालत में उसको नहीं देख सकता था। और उस वक्त पे लास्ट जो वो लास्ट मोमेंट है, उसने मुझे याद किया था, उसके मुंह से आवाज निकली थी तो मेरा ही नाम निकला। ये बताया था लोगों ने उसके? हाँ, लोगों ने बताया था, इसीलिए लोग ज्यादा नाराज भी हुए कि तुझे वहां तक वो याद। सोचते हो आज भी? हाँ, बहुत होता है। बट सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग कब लगा? मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, एक फिल्म कर रहा था मैं, और मेरे आसपास के दोस्त थे वो लीड रोल कर रहे थे उसमें, मेजर रोल कर रहे थे, मैं बहुत छोटा सा रोल कर रहा था, और मेरा ज़्यादातर शूटिंग होती नहीं थी, मैं होटल में ही पड़ा रहता था। उसी होटल में हम काफ़ी एक्टर्स रहते थे, वो रोज़ शूटिंग पे जाते थे, मैं बैठा रहता था। तो मेरे एक एक्टर दोस्त ने मुझे बोला कि ये देखो, पड़े हैं यहाँ पे, खाते हैं पीते हैं, करते कुछ नहीं, है ना। तो वो आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे ह्यूमिलेटिंग पॉइंट था, क्योंकि मैं इस तरह का आदमी था नहीं, क्योंकि अब जब मेरा रोल ही नहीं है, मुझे बुलाया ही नहीं जाता, तो मैं क्यों कैसे जाऊँ। और उसमें बहुत छोटा सा किरदार था मेरा, बट वो आई थिंक वो सबसे ह्यूमिलेटिंग रोल था। और वो बात भी एक तरह से बहुत अच्छी बोली मुझे उसने, मेरे दोस्त ने, और मुझे एहसास भी हुआ उस चीज़ का कि हाँ, इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग कुछ नहीं हो सकता एक एक्टर के लिए। क्या चेंज किया उसके बाद? चेंज यही किया, फिर जिसने बोला उसको मैंने फिर कैसे तैसे करके, ऐसा हुआ करके नहीं किया, बट ऐसा हुआ कि वो ही एक्टर मेरी फिल्म में जिसमें मैं लीड रोल कर रहा था, उसी फिल्म में वो वही रोल कर रहा था जो मैं उसकी फिल्म में कर रहा था। हालांकि ये सब उसको बोला इस तरह की नहीं, कभी नहीं बोला, बट ये सब चीजें चलती रहती है एक्टरों के बीच में, तुकबंदी जो है ना, ये सारी चलती रहती है। वन इज, आपने कहीं बोला है हम काम नहीं मांगूंगा। मेरे अंदर ये आर्ट है नहीं, सच्ची बताऊं मैं आपको, कि मैं ये बोलूँ कि यार मेरे पास काम नहीं, काम दे दो। मैं आपके पास जाऊंगा, अगर आप ऑडिशन ले रहे होंगे मैं ऑडिशन दे दूंगा आपका जाके, बट मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि आप मुझे काम दो। आप मेरी मेरिट पे या मेरे स्किल पे काम दो अगर लगता है आपको, वो बात है। बट मैं बोलूँ कि यार मुझे काम दो, काम नहीं मेरे पास। मैं ये स्ट्रगल के टाइम पे भी किसी को बोल नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर वो बोलने वाली जो क्या एक वो होती है ना, किसी अंदर काबिलियत होती है, वो मेरे अंदर वो काबिलियत है नहीं एक्चुअली। क्यों नहीं कि मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ये दे दो, मैं आपसे सपोज मुझे कोई चीज़ मांगनी भी होगी ना, मैं आपसे नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो काबिलियत है नहीं, मांगने का तरीका मेरे से आता ही नहीं एक्चुअली। आपको मालूम, मैंने कभी अनुराग से ये नहीं बोला कि मुझे काम दो, है ना, कभी नहीं बोला मैंने उनसे। और मैंने ये तो कभी बोला ही नहीं कि इस तरह का रोल दो मुझे जैसा उन्होंने मुझे दिया, मैंने कभी नहीं बोला उनको। जो सही लगा उसने, जो वो बुलाते कि मैं करता गया। नवाज ये डांस करना, उसमें देवडी में आके मैंने ठीक है, ये इसमें एक रोल है वो करना, ब्लैक फ्राइडे मैंने कर लिया जाके, इसमें ये है करोगे, मैंने हाँ कर लूँगा, ये कर लो, कर दिया जाके। उनको पता नहीं कैसे रियलाइज़ हुई बात का
कि इसको फैजल खान का कराता हूँ मैंने कभी नहीं बोला था। उनको लगा कि शायद उन्होंने बोला ये है कैरेक्टर कर लो, मैंने ठीक है सर। पर जैसे अब तो ये लोग सब दोस्त हो गए, अच्छे रिलेशन सबसे बन गए, अब कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा हो तो आप ऐसे बोल नहीं सकते ना, कि यार मेरे को बढ़िया लग रहा है, ये मेरे को ले ले? ना, कभी नहीं बोल सकता मैं। क्या अंदर से हिचकिचाहट होती है, क्या होता? हिचकिचाहट भी होती है कि अगर उनको लेना होगा वो खुद ही बोल देंगे ना कि नवाज ये रोल है कर। कभी कभार ध्यान नहीं आया आपने? नहीं, वो हमेशा रहेगा ध्यान उनके। अगर मेरे लायक कोई रोल होगा तो हमेशा रहेगा उनके दिमाग। अगर मुझे बोलना पड़ रहा है इट मीन्स यार कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है यार। बोलना वो सब जानते हैं, उनको सब पता है कौन क्या है, यू नो। और मेरे ख्याल से डायरेक्टर के अंदर ना इतनी खूबी होती है कि ये रोल है, ये रोल कौन कर सकता है, ये वो कर सकता है, फला आदमी कर सकता है, फला एक्टर कर सकता है रोल, उनको पता होता है। हाँ, जिनको ये होता है कि भाई आके मेरे सामने गिड़गिड़ाएं, ये करें, उसके बाद मैं रोल दूं, आई डोंट नो, वो भी होता होगा उसका। मुझे डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स होते होंगे, डेफिनेटली होते होंगे। थोड़ा आगे मतलब गिड़गिड़ाएं जैसे मेरे सामने आके बोले कि भाई मुझे रोल दो। मैंने इसको इसलिए रोल दिया कि बार बार आता था, मैंने चलो ठीक है दे देता हूँ। मेरा मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, ज़्यादा मैं इसमें वो नहीं, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उस रोल के लिए मेरे अंदर आपको स्किल नज़र आती है तो आप दीजिए, नहीं आती तो उसको दीजिए जो वो रोल बहुत अच्छे से कर सकता है, उसका भला होगा ना। अभी आप ये देखो ना कि मनोज वाजपेयी ने सत्या का रोल किया। मैं कहता हूँ वो ऐसा रोल है सत्या में जो भीखू म्हात्रे का उन्होंने रोल किया था, वो आई डोंट थिंक सो कोई अगर दूसरे को देते वो कर पाता। सत्या नहीं मतलब वो ना भीखू म्हात्रे ना बन पाता, कैरेक्टर ना बन पाता। वो कभी कभी एक ऐसी टाइमिंग फिक्स होती है, ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन, हाँ वो ऐसा हो जाता है ना कि ऐसा लगता है कि इसी के लिए बना था वो भीखू म्हात्रे, वो मनोज वाजपेयी के लिए ही बना था, वही सेम रोल सब कुछ। वो आप किसी से और से करवा लीजिए, हो सकता है कुछ दूसरे तरीके से ही करेगा ऑफ कोर्स, बट वो जो चीज थी ना भीखू म्हात्रे, वो नहीं आ पाएगी। वो गब्बर सिंह का रोल है, उनसे धुरंधर एक्टर को करवा लीजिए, बट वो गब्बर सिंह नहीं बन सकते, यू नो। मेरा मतलब ऐसा मानना, मुझे हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट मुझे लगता है कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कुछ लोगों के लिए बने होते हैं, वो बनते तो फिर बन जाते हैं, वो टाइप में ऐसा होता है। आपके लिए क्या बना? आपके लिए क्या बना था? अभी तो शायद आना बाकी है। And who has sacrificed the most for you? Of course माँ ही करती है सबसे बड़ा। क्यों माँ कौन माँ चाहती है कि अपना उसका बेटा, उनके बच्चे दूर जाए, लेकिन यही से आप देखो ना, वो इंदौर में बैठी हैं अभी, हैं आप यहाँ हो, आ रही हैं कल, आ रही हैं, देखो कितनी खुशी दिख रही है चेहरे पे, you know? देखो ना क्या आप तो उनकी उसको समझ नहीं सकते ना, क्या बैठ के सोच रही होंगी वो, और उनको कितना एक्साइटमेंट होगा आने का, यहाँ पे आ रही हूँ। एक हफ्ते पहले से उनके दिमाग में तैयारी चालू है कि मैं इधर जाके बनाऊंगी क्या, सुबह से लेकर रात तक उनके दिमाग में सब रेडी। देखो अच्छे से अच्छी चीज खिलाना चाहती होंगी, बट आप नहीं हो अवेलेबल, उनके पास नहीं हो आप, इसलिए वो आ रही हैं। देखो ना कितना बड़ा सैक्रिफाइस उन्होंने किया है आपके लिए भी। आपको लगता है सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस मम्मी ने किया? ऑफ कोर्स नो डाउट, क्योंकि माँ की जो ममता होती है ना दुनिया में, जो माँ की ममता ना बहुत ही हाँ अजीब सी होती है, पागलपन होता है वो एक तरह से। डू यू थिंक यू फेल्ड एनीवन? देख हर जगह तो देखो आपने कुछ वो नहीं उठा रखा है कि भाई हर जगह आप पास ही होंगे, है ना। और दुनिया में यही है कि कुछ चीज़ें इंसान को दे के कुछ चीज़ें ले लेता है ऊपर वाला, यू नो। कहीं आप फेल हो तो कहीं पास हो, तो ये लाइफ का वो है एक्चुअली, फलसफा है, पर यही है दुनिया। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी हों, है ना। तो कहाँ फेल हुए? पास तो हो गए एक्टिंग में। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे फेल होता है इंसान, ऐसा थोड़ा ही है, हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। कहीं पे पास हुए, कहीं पे फेल हुए, बताएंगे कभी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, और इतना टाइम देने के लिए मुझे बहुत मज़ा आया। जेन्युइनली मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, एंड वो न्यूयॉर्क वाले सीन से वेट कर रहा था कि मतलब उस टाइम से तो मुझे नहीं पता था मैं ये करूँगा, बट माई पॉइंट इज़ कि जब मैं ये करने लगा ना, और मेरे दिमाग में ये था कि जब आप आओगे, जब भी जिस दिन आओगे उस दिन मैं बताऊँगा कि यार मेरा सब लोगों को फैजल खान बहुत पसंद है, लोगों को सेक्रेड गेम्स बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे वही सीन सबसे ज़्यादा पसंद है। तो थैंक यू।
for doing a lot of stuff. Thank you. मुझे पता है सीन में ऐसा लगता था कि जब मैं बहुत लाचार और हेल्पलेस था ना, तो ऐसा फील होता था कि बोलते, उसमें एक सीन आता है वो बोलता रहता है नॉर्मली, हाँ ये करते थे, और एक पॉज आता है, वो रोने वाला होता है, रोक देता है, दैट योर सीन में टॉकिंग अबाउट, जब आप उसके कि वो लोग मूत देते थे मुंह पे उस पर बात करते, तो ऐसा लगता है कि हेल्पलेसनेस को वो आदमी बताना चाह रहा है कि हाँ हो गया, लेकिन सो आई रियली गॉट अटैच्ड टू दैट थिंग, सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। मतलब ये सोचो कि मैंने पता नहीं कब से ना यार ये बंदा जो है राज, कई सालों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे 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 निकल के, और कितने अच्छे क्वेश्चन और वैरायटी ऑफ गेस्ट जो है ना, क्या समझ, क्या क्वेश्चन पूछने की समझ है इस आदमी को, क्या क्या सवाल का, और कौन कौन से फील्ड टच करते हो, डिपार्टमेंट टच करते हो यार, वो वैरायटी ऑफ, वो बहुत वास्टनेस है तुम्हारे पॉडकास्ट में, मतलब थैंक यू। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो इतना कहीं से कहीं तक भी जा सकता है, अनलिमिटेड है, पता है, वो लिमिटेशन नहीं है कि यहीं तक के रखा हुआ है, नहीं, कहीं तक भी जा सकते हो, तो कितनी कमाल की चीज़ें दे रखी हैं। थैंक यू, बहुत कोशिश करता हूँ मैं, पर एनीथिंग जो बहुत सारी चीज़ें, और पता है मैं इसलिए भी देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जब अलग अलग लोगों को बुलाते हो ना, तो पहली बार सुनने का मौका मिलता है उन लोगों को जो सवाल करते हो आप, कि यार ये सवाल, ये तो कभी ध्यान ही नहीं देते हमने अपनी लाइफ में, इस तरह के लोगों की फर्स्ट टाइम। देखो यही होता है, कितनी खूबसूरत भी है ये पॉडकास्ट, के अंदर खूबसूरत भी हो सकता है कि आपको नॉलेज, कितनी आम लोगों को कितना नॉलेज दे सकता है ये, कितनी रियलिटी चेक करा देना, कितनी रियलिटी एक्चुअली ये है जब वो गेस्ट आते हैं, जब उनसे आप इस तरह के सवाल करते हो। दैट्स अमेजिंग यार, जो आपका जो अंदाज है ना वो बहुत ही निराला है, बहुत अलग है, और बहुत ही सुकून देने वाला है। कई जगह तो बनाना पड़ता है, कई जगह ऐसे मर्ज हो जाते हैं आप, ऐसे सिंक हो जाते हैं, ये वो है। मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था, यार हम लोग तो देख के आपको इतना अच्छा, आपने जो क्रिएट किए हैं चीज़ें, इतने वैरायटी ऑफ ग्रेट पीपल्स को बुलाया है, थैंक यू, वो अमेजिंग है। गांव का कोई निकनेम है आपका, कि आपके दोस्त होते हैं घर में? नवाज भाई। अच्छा, मैं तो जगत भाई हूँ। अच्छा, सबका भाई सलमान भाई के बाद नवाज भाई हर आदमी। इवन यहाँ तक मेरे जो वो कर रहा था, मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो हुमा कुरैशी जो थे, हम रोमांटिक सीन करने वाले थे, आते नवाज भाई, मैंने अनुराग के पास गया, मैंने भाई ये ऐसे बोले, भाई बोले क्या रोमांटिक सीन कर लूंगा इसके साथ में। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसी तरह और ज़्यादा वैल्यूएबल गेस्ट आपके लिए लेके आ पाएँ, एंड हम वो उनसे क्वेश्चंस पूछ पाएँ जो आप चाहते हो। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप और कौन कौन से गेस्ट हैं जो देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और उनसे वो सवाल पूछें जो आप चाहते हो। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.